बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं रोही एट 10 और मैं हूं आपका मेज़बान तिहामा आज़म। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आपके दिन का आगाज़ जो है वो अच्छा हुआ होगा। हम अपने प्रोग्राम में हमेशा ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का आगाज़ जो है वो अल्लाह ताला के नाम के साथ साथ पॉजिटिव सोच के साथ करना है। जब आप मुस्बत सोच के साथ अपना दिन का आगाज़ करेंगे तो आपके इर्द गिर्द तमाम काम अच्छे होने लग जाएंगे। इसी के साथ हम हमेशा ये तलकीन करते हैं कि आपने दिन का जो दिन है अपना उसको चंक्स में डिवाइड करना है और प्लान करके दिन को चलना है, क्योंकि अगर आप प्लान करने में कामयाब हो जाते हैं तो आप आधी जंग जीत जाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमें तफसीलन गुफ्तगू करनी है कानूनी मसाइल पर। आवाम को जो छोटे मसाइल पेश आते हैं जिसकी वजह से वो बार बार अदालतों के चक्कर लगाते हैं, उन हवाले से क्या किया जा रहा है, कोर्ट्स में क्या काम हो रहा है, किस तरह के केसेस चल रहे हैं। और ख़ास तौर पर आज हमारा जो मौजू होगा वो जो नॉन हीनियस क्राइम्स होते हैं। जब किसी के ऊपर FIR हो जाती है तो करैक्टर सर्टिफिकेट में उनका नाम आ जाता है और फिर उनको बैरून मुल्क जाने में मुश्किल होती है, कहीं यूनिवर्सिटीज़ में दाखिला लेने में मुश्किल होती है, किसी कारोबार में या जॉब लेने में मुश्किल होती है। तो इस हवाले से तफसीलन गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद होंगे महर इलियास वसली, जो कि एडवोकेट हैं हाई कोर्ट। इनसे तफसीलन गुफ्तगू करेंगे इस हवाले से। इनके साथ हमारे साथ सीनियर रिपोर्टर रोही TV, जो कि मुल्तान में डेवलपमेंट के हवाले से देखते हैं। उनकी बीट जो है वो डेवलपमेंट की है, मुल्तान में क्या क्या आवाम की फ़लाह के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं, तफसीलन गुफ्तगू करेंगे। महर इमरान नवाज़ हैं जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं रोही TV। अस्सलाम वालेकुम महर इलियास साहब, कैसे हैं? जी वालेकुम अस्सलाम सर, अल्हम्दुलिल्लाह और थैंक यू कि आपने हमें यहाँ पे टाइम सर, आपकी तशरीफ़ आवी का शुक्रिया। सर, हम अपने गेस्ट से हमेशा ये जानने की कोशिश करते हैं कि वो अपने दिन का आगाज़ किस तरह करते हैं, उनकी रूटीन क्या होती है, क्योंकि हमारा ज़रा मॉर्निंग शो है तो ज़रा हम तलकीन भी करते हैं आवाम को। हमारा जो स्पेशली वकील होते हैं, हम सुबह अर्ली मॉर्निंग उठते हैं और उठने के बाद नमाज के बाद तिलावत कलाम पाक के बाद अपने ऑफिस में चले जाते हैं, या जो हमारा हाउस में घर में ऑफिस बना होता है उसमें बैठ के हम पूरे दिन के केसेस को देखना शुरू कर देते हैं। अच्छा महर साहब, आप एक ऐसे केस में पिटिशनर हैं, आपने पिटिशन दायर की कि जो नॉन हीनियस क्राइम्स हैं उनका जब इंदराज हो जाता है तो करैक्टर सर्टिफिकेट में करैक्टर सर्टिफिकेट में आ जाता है कि जी ये क्राइम्स में इन्वॉल्व हैं, तो इसकी वजह से जॉब्स लेने में मुश्किल होती है, बाहर जाने में मुश्किल होती है। तो अब वो केस कहाँ तक पहुँचा, कोई हतमी मराहिल में पहुँच चुका है या उसका फ़ैसला आ चुका है? पाकिस्तान में इससे पहले इस सब्जेक्ट पे काम नहीं हुआ था। हमने मुल्तान में ग्रेट पिटिशन फाइल की, मेरे ही चैम्बर में, ओके, कि वो लोग जो ऑफेंसेस में, वो कोई भी ऑफेंस हो उसमें जो बरी हो चुके हुए हैं, तो उसके बारे में हमारा ये मौक़िफ़ था, वकील का बीइंग वकील हमारा ये मौक़िफ़ था कि जिस केस में वो बरी हो जाए उसका नाम करैक्टर सर्टिफिकेट में और पुलिस रिकॉर्ड मैनेजमेंट सिस्टम में नहीं होना चाहिए। ठीक है। इस पे पहले हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस सरदार सरफराज डोगर साहब ने एक जजमेंट दी, वो मेरी ही जजमेंट थी। उसके बाद इसी को काम को आगे बढ़ते हुए लाहौर में हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस अंबर गुल साहबा ने जजमेंट दी। उसके बाद पेशावर की डिवीज़न बेंच में ने इस पर ना एक जजमेंट दे दी और उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया, ऑनरेबल इक्विटल, कि जब भी कोई बंदा क्विट हो जाता है तो उसको डबल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होती है, और जब किसी को डबल प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ हासिल होगी तो उसका नाम करैक्टर सर्टिफिकेट में, उस FIR का जिक्र या पुलिस मैनेज रिकॉर्ड सिस्टम में नहीं होगा। अच्छा, इससे पहले क्या हो रहा था आपके केस के फैसला आने से पहले? तो ये तो खुद ब खुद हो जाना चाहिए था, पिटिशन दायर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी चाहिए थी। डिजिटल हो चुका है पुलिस का निज़ाम सारा, और तो वो IG पंजाब की तरफ से भी ये कहा जा रहा था कि हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं, खुद ब खुद ही नाम जो है वो बाहर निकल जाता है उस लिस्ट से। पुलिस रूल्स हैं हमारे 19वीं सेंचुरी के, हमारे पुलिस रूल्स हैं और CRPC और PPC। तो पुलिस रूल्स में ये मेंशन है कि उन बंदों का नाम डिलीट होना चाहिए, लेकिन आज तक उस पर अमल दरामद नहीं हो सका। अच्छा, इसके बाद हमने एक और इस पर काम करते हुए एक और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की पिटिशन हमने फाइल की कि क्या वो लोग जो हेनियस नेचर के ऑफेंसेस में नहीं आते, पैटियन नेचर हैं, तो उनका नाम जो आ रहा है इसमें करैक्टर सर्टिफिकेट में और पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम में। तो इस पर हमारी अभी 2 दिन पहले मंडे वाले दिन हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शेख तनवीर साहब की रिट के पास एक रिट लगी थी एहसान इलाही के नाम से। तो उसमें हमारा क्वेश्चन ये था कि जो ऑफेंसेस पैटियन नेचर हों, जो छोटे ऑफेंसेस हों जिनमें फ़ाइन हो या थोड़ी सी सेंटेंस हो या इस तरीके के फ़ाइन हो, तो उनका नाम करैक्टर सर्टिफिकेट और पुलिस मैनेजमेंट में आ सकता है। तो इस पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये था कि वो तमाम ऑफेंसेस जिनमें किसी को सज़ा हो, क्योंकि जुर्माना है वो काइंड ऑफ पनिशमेंट है या कन्विक्शन है, तो उस पर गवर्नमेंट का मौक़िफ़ ये था कि वो तमाम वो लोग जिनको पनिशमेंट हुई हो या जो कन्विक्टेड हों, उनका रिकॉर्ड हमने मेंटेन करना होता है, और अगर हम पुलिस मैनेजमेंट सिस्टम से और रिकॉर्ड सर्टिफिकेट से निकालते हैं तो हम उसको मैनेज नहीं कर सकते। ठीक है। तो इस पर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस ने हमारे दलाइल से इत्फाक करते हुए यही हुक्म दिया कि पैटियन नेचर, मतलब जैसे आजकल के हालात चल रहे हैं
किसी को भी आप उठा के फ़ाइन कर दें, 144 है या 188 144 की वायलेशन होगी तो 188 में जाएगी, 279 तेज़ रफ्तारी, इस तरीके के जो छोटे जुराइम हैं जिनमें जाते ही मजिस्ट्रेट ने फ़ाइन कर देना होता है, बगैर पूछे वो कह देता है आपको 500 फ़ाइन है। तो उन केसेस में हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस शेख तनवीर साहब भी हमारे साथ, मौक़िफ़ हमारे साथ मिल गया कि इस तरह के तमाम केसेस में पुलिस मैनेजमेंट रिकॉर्ड में और करैक्टर सर्टिफिकेट में नाम नहीं आना चाहिए। इसकी इन केसेस की इन्फोर्समेंट किस तरह कराई जाती है, और अगर कोई इन्फोर्समेंट ना हो तो फिर उसका क्या लाए अमल होता है? जो अभी हमारा केस था जिस पे बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन थी कि फ़ाइन है और वो कन्विक्शन है, फ़ाइन कितना 500। मसला ये था कि रमज़ान शरीफ में 2020 में उन पे FIR एक हो गई। वो लड़का जो है उसने अप्लाई किया 2025 में इन्वायरमेंटल के इंस्पेक्टर के लिए 13 स्केल पे, वो अलाउ हो गई। उसकी वहाँ से उसको ऑफ़र लेटर मिल गया। उसने जब ऑफ़र लेटर के साथ, हमारा पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में एक सिस्टम है कि जब भी आप कहीं गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई करते हैं ना तो वो करैक्टर सर्टिफिकेट लेते हैं, और करैक्टर सर्टिफिकेट हमेशा पुलिस उसको जारी करती है। तो करैक्टर सर्टिफिकेट में 2020 की FIR है, उसको पता ही नहीं है। 2025 आ गया, जब उसने अप्लाई किया तो जब करैक्टर सर्टिफिकेट आया तो उस पर उसका नाम आ गया कि आप पे FIR है। FIR ये थी कि वो बंदा रमज़ान शरीफ में राशन बांट रहे हैं 2 लोग और 144 की वायलेशन कर रहे हैं। 144 DC साहब ने लगाई हुई थी, वो राशन बांट रहे हैं, 2 लोग हैं, वो राशन बांट रहे हैं तो उन पर FIR दे दी। तो वो 6 महीने वहाँ पे चलता रहा, हाई कोर्ट में ये केस चलता रहा। उससे पहले पिछले मतलब 5-6 साल से उसका नाम आ रहा था। उस शख्स को पता ही नहीं था कि मेरे नहीं, वो गया है मजिस्ट्रेट के पास, मजिस्ट्रेट साहब ने ये कह दिया कि आप कन्विक्टेड हैं, आप 500 रुपये जुर्माना दे दें। उसने वहीं पे 500 जुर्माना दे दी। उन लोगों को इस चीज़ का पता ही नहीं है कि जुर्माना देने से हम कन्विक्टेड में हो गए और हमारा नाम सारी ज़िंदगी के लिए पुलिस रिकॉर्ड में रहेगा और मैनेजमेंट सिस्टम में रहेगा। तो इस पर हिज लॉर्डशिप मिस्टर जस्टिस का भी यही मौक़िफ़ था कि जिस तरीके के जितने भी पैटी नेचर हों, नॉन हों, जिनमें सिर्फ फ़ाइन हो या थोड़ी सी पनिशमेंट हो, उन सारे केसेस में नाम इसका निकालना चाहिए। और ये पाकिस्तान में पहला केस है जिसमें कन्विक्टेड लोगों के बाबत ये हुआ है कि वो उनका नाम निकाला जाए। माहिर इमरान साहब, अस्सलाम वालेकुम। आपको हम बाकायदा तौर पर जो है वो खुशामदीद कहते हैं अपने प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। इस तरह के जो केसेस होते हैं जो पेटी इन नेचर के होते हैं, हम बचपन से ये सुनते आ रहे हैं कि एक दफ़ा जी किसी का पुलिस रिकॉर्ड में नाम आ गया तो अब वो निकलना जो है वो नामुमकिन है। तो ग्राउंड रियलिटी क्या है? क्या इस केस के बाद कोई चेंजेस आए हैं? बहुत अहम ये क्वेश्चन है और इस पे हमने एक कैंपेन भी चलाई थी। ठीक है। जैसा कि मार साहब अलियास वसली साहब ने बताया कि इन्होंने अच्छी पिटीशन तैयार की। इससे पहले यहाँ पे CPO भी आपके प्रोग्राम में आए थे, याद ही होगा आपको। उनसे भी ये क्वेश्चन हुआ था कि मुख्तलिफ कंपेन्स हुकूमत की तरफ से चलती हैं कि जो वायलेशन तेज़ गाड़ी चला रहा है, हेलमेट नहीं पहना या सीट बेल्ट नहीं पहना, तो कंपेन में हुकूमत एक डिसाइड करती है कि इन पे ना FIR दे दें जी। अब ये देखें कि इतने बच्चे, अच्छा जिन बच्चों के लाइसेंस नहीं है, यहाँ पे 18 ईयर में आपका नादरा का जब ID कार्ड बनेगा तो उसके बाद जाके लाइसेंस इशू होगा। उससे कितने कम एज के बच्चे हैं जो मुख्तलिफ कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, अपनी बाइक्स लेके जाते हैं, उनके पास सवारियाँ नहीं है, ना उनका ऐसा सिस्टम है कि उनके जो ड्राइवर हैं वो रखें और इस तरह से पूरा ये, ना हमारा गली मोहल्ले से उठाने के लिए स्कूल वैन इस तरह का भी सिस्टम नहीं है। तो ऐसे बच्चों पे मुल्तान में 350-400 FIRs हो गई, जिस पे हमने ये कैंपेन चलाई। इससे पहले वो DC वाला जो चला के वायलेशन 144 की ये हुआ। इससे तीसरे नंबर पे हमने ये देखा कि बहुत से लोग पकड़े जाते हैं कि जो आवारागर्दी हो गया, जुर्म हो गया, रमज़ान मुबारक में बाहर खड़े होकर खाना पीना हो गया, ये होते हैं पिटी नेचर के जराइम। इन तमाम में जब अरेस्ट FIR होती है, अरेस्ट होता है, तो अदालत में जब आते हैं तो सबसे बड़ा जुल्म लॉयर्स ही करते हैं, मैं समझता हूँ, क्योंकि मैं खुद इनका हिस्सा हूँ। वो ये नहीं कहते, वो अदालत में कहते हैं यार 200 रुपये 500 आपको जुर्माना होगा, जान छूटेगी, आप ट्रायल लड़ेंगे तो 4-4 साल आपको धक्के खाने पड़ेंगे। बंदा भी कहता है चल जान तो छूट रही है, वो जान नहीं छूट रही होती, वो कन्विक्शन हो रही होती है, पनिशमेंट हो रही होती है। और जब कन्विक्शन हो जाती है तो क्या नुकसान होते हैं। अभी लियास भाई बता रहे थे कि भाई उसे जॉब नहीं मिलती, करैक्टर सर्टिफिकेट हर जॉब के लिए लाजमी है, अब प्राइवेट के लिए भी लाजमी कर दी है। बाहर के मुल्क में सैकड़ों हमारे बच्चे ऐसे हैं जिनके स्कॉलरशिप्स लग गए हैं लेकिन वो बेचारे जा नहीं सकते। बिल्कुल। हज़ारों लोग ऐसे हैं जिनकी जॉब्स हुई हैं, करैक्टर सर्टिफिकेट में कन्विक्शन है, वो बेचारा 3 लोग जा रहे हैं बाइक पे FIR। लेकिन अब तो ये डिसीजन आ गया है हाई कोर्ट का, तो इसकी इन्फोर्समेंट अब शुरू हो गई है ग्राउंड पे। मैं इम्प्लीमेंटेशन अभी जैसे जब डिसीजन आता है तो फिर हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस से ये सर्कुलर जारी होता है जो पूरे पंजाब में मुख्तलिफ
उनके जो जहाँ पे इन्फोर्समेंट होती है उन ऑफिस में, ट्रैफिक के, पुलिस स्टेशन में जाता है तो उसके बाद इन्फोर्समेंट होती है। यूजुअली कितना टाइम लग जाता है महार साहब? देखिए टाइम की बात है, अभी इन्होंने बताया कि पेशावर हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने एक जजमेंट दी कि जो इक्विटल हो चुके हैं उनको जो है वो निकाल दिया जाए। इस जजमेंट को आए हुए 5 महीने हो गए, मुल्तान में एक भी इक्विटल वाले को उस केस से नहीं निकाला गया, यानी कि सारों का CRO वैसे ही है और लाखों लोग जो हैं वो बरी हो गए। आपको पता है यहाँ पे जब FIR फ्री हो जाती हैं तो FIR जब फ्री होती है तो अंदराज जब होता था एक दिन में 10 FIRs होती थी, अब 100 FIRs पहुंच रही हैं थानों में। एक एक दिन में मुल्तान में 200, 300 FIRs हो रही हैं। आप जाके एप्लीकेशन देते हैं, FIR लाजमी हो जाती है। फिर जब इक्विटल होती है तो यानी लाखों FIR झूठी हो रही हैं और लाखों ही बरी हो रहे हैं। बिल्कुल। तो इतने तादाद में एक भी इस वक्त तक करेक्टर से CRO सिस्टम से वो नहीं डिलीट हुआ। हमारा इन्फोर्समेंट का सिस्टम बहुत स्लो है। तरीकाकार क्या हो सकता है कि अगर किसी ने क्विट हो गया है तो उसको किधर दरख्वास्त देनी पड़ेगी और किस तरह जो है वो क्विट होगा? जो तरीकाकार जारी हुआ था वो ये हुआ था कि हाई कोर्ट की जो जजमेंट है उस जजमेंट को की बेस पे इन्होंने इक्विटल वालों को इस CRO से निकालना है। ठीक है, यानी कि उसका अंदराज ख़त्म होना है कि ये इस पे FIR हुई थी। अब एक एप्लीकेशन लिखनी होती है, वो एप्लीकेशन मुतलका थाने में देनी होती है, साथ जो बरियत का आर्डर होता है किसी भी कोर्ट का, हाई कोर्ट से बरी हुआ है, ट्रायल कोर्ट से हुआ है, कहीं से भी, तो वो साथ जाके उसको अटैच करना, एप्लीकेशन में लिखना है कि मेरे ऊपर ये FIR हो गई थी जिसमें मैं बरी हो गया हूँ, इसलिए मेरा रिकॉर्ड ख़त्म किया जाए। वो एप्लीकेशन जब थाने में देते हैं, अब जैसा आप बता रहे हैं कि हमारा डिजिटलाइजेशन है, ऑनलाइन हो गया, थाने वाले ड्यूटी बॉन्ड हैं उस जो मुसद्दका आर्डर को देखते हुए, एप्लीकेशन को देखते हुए डिलीट करने का, लेकिन बदकिस्मती से अभी तक इस पर अमल दरामद नहीं। नाज़रीन, एक लैंडमार्क डिसीजन है, इस हवाले से मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे जो कोर्ट की तरफ से एक लैंडमार्क डिसीजन आया है कि आपने पेटी नेचर के जो जराइम्स हैं उसमें अगर किसी को जुर्माना हो जाता है या कोई भी उनको सज़ा हो जाती है तो उनका इंदराज जो है वो CRO में यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट में नहीं होगा। इस हवाले से ज़रा इलियास साहब से गुफ्तगू करते हैं कि अगर इन्फोर्समेंट नहीं हो रही तो फिर उसका हल क्या है? जी इलियास साहब, जैसे माहिर साहब ने हमें, इमरान साहब ने समझाया कि काफ़ी 4-4 महीने लग जाते हैं, 5-5 महीने लग जाते हैं जो है वो खारिज नहीं होता वहाँ से, तो कोर्ट्स के तो ऑर्डर आ चुके हैं, तो फिर इस हवाले से क्या करना चाहिए नाज़रीन को? जो अदालतें हैं ना पाकिस्तान की, ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं पाकिस्तान की, जो हाई कोर्ट्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स के इवन जो सिविल जजेस हैं उनका भी हर फैसला हर इदारे पे बाइंडिंग है, मतलब वो उसको मानने के पाबंद हैं। तो जब हाई कोर्ट के फैसले नहीं माने जाते ना सर, तो फिर हम आ जाते हैं उसकी कंटेम्प्ट में, वायलेशन ऑफ लॉ में, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और वायलेशन ऑफ ऑर्डर में। ओके। हम जब अदालत में आते हैं तो उसमें अब वो डेजिग्नेशन नहीं लिखा जाता कि उसका डेजिग्नेशन क्या है, बंदे का CPO है, RPO है, IG, उसका नाम लिखा जाता है कि उसका क्या नाम है। मतलब अभी वाली पिटीशन अगर हम लें तो उसमें एहसान इलाही वर्सेस IG का नाम आएगा, तो वो IG को इंशाल्लाह पीयर एंड पर्सन होता है भाई, वो आके खुद बताए, आके वजाहत करे कि उसने अभी तक हाई कोर्ट के आर्डर को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट होता। ठीक है, जब इस तरह के होते हैं और इस तरह के केसेस में जब एक दफ़ा IG को या किसी भी दूसरे बंदे को जो उसमें किरदार अदा कर रहा होता है इम्प्लीमेंट ना करने का आर्डर, उसको एक दफ़ा सजा हो जाती है तो फिर सारे ठीक हो जाते हैं। हमारे कोर्ट्स के हवाले से ये कहा जाता है कि एक केस को जी लटका दिया जाता है, 4-4 साल 5-5 साल एक केस लगता है। तो जिस बच्चे का किसी का हाइपोथेटिकली एक सिचुएशन ले लेते हैं, एक लड़के ने जॉब के लिए अप्लाई किया और उसको करेक्टर सर्टिफिकेट में उसको ये इशू आ गया, तो अगर 5 साल तक वो रहेगा तो वो तो केस उसका लटका रहेगा, तो इसको स्पीडी प्रोसेस नहीं होना चाहिए? इसका जो हाई कोर्ट में रिट पिटिशंस हैं वो स्पीडी प्रोसेस है, लेकिन बर्डन इतना है कोर्ट्स पे, बर्डन इतना है, मतलब अभी आज जब हम बैठे हुए हैं तो आज के एक जैसा भी हिज लॉर्डशिप मिस्टर जैसे साजिद महमूद सेठी मुल्तान में, वो सिविल के जज हैं, उनके पास 250 केसेज लगे हुए हैं और 250 केसेज को उन्होंने फैसला करना है। ये एक बंदे के लिए भी मुमकिन नहीं। हर रोज़ाना हम 6 बजे अदालत से फ्री हो रहे होते हैं, शाम को 6 बजे तक जैसा अदालत करते हैं, मतलब वर्कलोड इतना है, जजेस बहुत कम है। मुल्तान में 8 जजेस बैठे हुए हैं और एक जज के पास कम से कम 200 केसेज हैं। उसमें मर्डर की अपीलें भी हैं, उसमें कत्ल के केसेस भी हैं, उसमें मतलब सिविल नेचर के भी हैं, सारे उसमें सर्विसेज के भी हैं। एक इंसान के लिए इतना मुमकिन नहीं, लेकिन जजेस, हाई कोर्ट के जजेस इतना काम कर रहे हैं कि आप सिर्फ सोच ये वही कर सकते हो और कोई दूसरा बंदा कर ही नहीं सकता।
अच्छा, हमारे नाज़रीन के लिए ज़रा समझाएं कि पेटी नेचर के जो केसेस हैं वो कौन से होते हैं और हीनियस क्राइम्स कौन से होते हैं, ताकि हमें ज़रा समझ आए। और ये जो आपकी जजमेंट आई है जिस केस में आप एक पिटिशनर थे, तो ये किस तरह के केसेस को डील कर रही है? अभी जो पेटी नेचर ऑफेंसेस है ना, वो ऑफेंसेस होंगे जिनमें फ़ाइन हो या जिनमें पनिशमेंट मिनिमम हो, मतलब उसमें मेंशन नहीं है कि 6 मंथ। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग बात कर रहे थे कि किस तरह जो है वो इंतज़ामिया और लॉयर्स और जुडिशल सिस्टम है मिलकर काम कर रहा है, स्पीडी जस्टिस के लिए काम कर रहा है। मार साहब अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। वो जो प्रोग्राम्स की आप बात कर रहे थे, जो हुकूमत आपने कहा कि भाई हुकूमत भी प्रोग्राम इस तरह के कोई कर रही है कि जल्द रिलीफ मिले, तो इस हवाले से मैं पहले पिछली बातें करूँगा कि 2016 में जैसे मंसूर शाह साहब थे लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, उन्होंने ADLR एक कोर्ट सिस्टम का नफाज किया था, अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के नाम से था। मॉडल कोर्ट्स बनाई गई थी। जितने भी ये लड़ाई झगड़े के केसेस होते थे, ख़ास तौर पे मियाँ बीवी के दरमियान या ज़मीनों के तनाज़ात, तो पहले उस अदालत में जो है वो केस जाता था। बड़े पुरसकून माहौल में जज साहब एक आम से कपड़ों में जैसे लोग बैठे होते थे, चाय मंगवाते थे, गप्पें लगती थी, दोनों के तरफ से वकला होते थे, कोई मिठाई मंगवा लेते थे और कोशिश करते थे सुलह। और 90% लोगों के दरमियान 2, 3, 4 मरतबा काउंसलिंग होती थी और वो केस विड्रॉ हो जाता था। बहुत अच्छा डिसीजन था। उनसे पहले जाएं तो यूनियन काउंसिल लेवल पे जो चेयरमैन होते थे और वो एक सिस्टम होता था काउंसलिंग का, वो लोग करवाते थे कि किसी भी इलाके के यूनियन काउंसलर बैठ के इनको लड़ाई। उससे पहले जाएं तो हमारे बड़े बुजुर्ग, उनकी इतनी सुनी जाती थी, या इलाके का एक चौधरी होता था नंबरदार, पूरे सिस्टम ख़त्म हो चुके हैं, जिस वजह से जितने भी मामला आते हैं अदालत में आते हैं। और जब छोटी मामूली तनाज़े पे केस अदालत में आता है तो इतना ज़्यादा दोनों तरफ से तनाव हो जाता है, दोनों तरफ से वो एक किस्म का कि वो दोबारा उनकी सुलह होती नहीं है, वो या तो तनसीख तलाक होती है या बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, एक दूसरे का ज़िंदगी भर मुँह नहीं देखते, छोटे छोटे बच्चे अदालतों में रोल रहे होते हैं। आपने पूछा कि कौन से प्रोग्राम है, सुखदा बेड़ा हुकूमत की तरफ से एक अच्छा प्रोग्राम लॉन्च किया जा रहा है, उसकी एक जगह है बत्ती तल में, वो देखी जा रही है और कोटरा नवाज 2 निशानदेही की गई है। वहाँ पे बैठ के इंतज़ामिया का बंदा बैठेगा, ज़िला इंतज़ामिया में से कोई भी, तो वो जो लड़ाई झगड़े वाले होंगे वहाँ एप्लीकेशन देंगे, कोशिश करेंगे उनको सुलह हो। मेन मकसद है जुडिशरी से कोई नहीं होगा वहाँ पर, अगर ये DC के तहत या देखें वो मजिस्ट्रेट मजिस्ट्रेट इस जुडिशरी में भी होते हैं, इंतज़ामी जो अफसरान होते हैं, ठीक है, उनको वहाँ पे भी जो भी इंतज़ामी मामलात होते हैं, आपको पता है कि वैसे ये हुकूमत पंजाब का वो है और इसमें इंतज़ामी अफसरान जो है ये काम करेंगे। एक ही छत के नीचे मुख्तलिफ केसेस हैं, उनको डिस्कस होगा और हल करने की तरफ कोशिश होगी। आखिरी याद जो है वो कोर्ट्स होंगी ताकि बर्डन भी कम हो और ज़्यादा बैकलॉग जो है वो क्लियर किया जाए जल्द से जल्द। इमरान साहब, ये इस तरह के इक़दाम उठाए जा रहे हैं, खुश आइंद हैं, एडमिनिस्ट्रेटिवली नज़र आ रहा है जी, ग्राउंड पे काम किया जा रहा है, लेकिन कुछ क्रिटिसिज्म बनता है जहाँ पर हुकूमत जो है वो इंतज़ामिया जो है वो ख़ास तौर पर फेल नज़र आ रही है। जैसे हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेटिवली आप बीट कवर करते हैं पूरे शहर को, हम देखते हैं कि जगह जगह पर स्पीड ब्रेकर्स बनाए जा रहे हैं, रात को हम सो के उठते हैं, बस स्पीड ब्रेकर नहीं होता, सुबह स्पीड ब्रेकर बना होता है, उसकी वजह से हादसा होते हैं। कल आपने भी एक हादसा देखा होगा, शहर में बहुत बड़ा हादसा हुआ उसकी वजह से। तो इस तरह के जो छोटे मसाइल, इंतज़ामी मसाइल, उस तरफ तवज्जो कब आएगी? स्पीड ब्रेकर्स पे वैसे मैंने भी आवाज़ उठाई, हमारे दूसरे रिपोर्टर रोही ख़ास तौर पे इस पे काम कर रहा है। मुल्तान में इस मरतबा अफसोसनाक अमल ये है कि मुल्तान नुसर रोड कैंट वाला हो गया, 14 नंबर चुंगी हो गया, बाज़ ज़करिया, BZ चौक, हमारा इर्द गिर्द के जितने भी रोड्स हैं वहाँ पे किसी ऐसे ठेकेदार को वो दे दिया गया है ये ठेका जो ईंटों से स्पीड ब्रेकर बना रहा है और उसकी जो बल्दिया के कवानीन है उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। 6 इंच की ऊंचाई होनी चाहिए, वो 2-2 इंच है और गाड़ी के एक्सल टूट रहे हैं, लोग गिर रहे हैं, बड़ी गाड़ियाँ, लोडेड गाड़ियाँ वहाँ पे हादसात हो रहे हैं। तो ये बहुत ज़्यादा जुल्म है, इस पे आवाज़ हमने उठाई भी है। कुछ स्पीड ब्रेकर अब छोटे हो रहे हैं हुकूमत, कुछ अभी भी वैसे के वैसे हैं जिन्हें होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन की हम बात कर रहे थे, डिजिटलाइजेशन हो रही है तमाम इदारों में, लेकिन इस डिजिटलाइजेशन की वजह से फ्रॉड भी बढ़ रहा है और जो है लोगों के कारोबार मुतासिर हो रहे हैं। उसका फिर रिड्रेसल के लिए अगर वो कोर्ट्स में जाते हैं तो
5-5, 6-6 साल जो है वो केस लटक जाता है। तो इस हवाले से कुछ किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से? देखें, ऑनलाइन जो काम है डिजिटलाइजेशन, उसका फ़ायदा भी बहुत ज़्यादा हुआ है। हमारे लोग घरों में बैठ के जो है, जो इतना हार्ड वर्क करते थे उतना नहीं कमा सकते थे, सीधे तरीके से वो घरों में बैठ के कमा रहे हैं। दूसरी तरफ जहाँ पे इस तरह का कोई भी इनोवेशन आती है तो फ्रॉड ये भी मुतहरिक हो जाती हैं हर किस्म के उसमें कि, और इसमें फ्रॉडियों ने क्या किया कि ऐसे ऐसे काम किए कि लोगों के बैंक बैलेंस, बेनज़ीर इनकम सपोर्ट हो गया, बैरून ममालिक से जो है उन्होंने लोगों के अकाउंट खाली कर लिए। NCCI के पास ये पूरा अब लॉ दे दिया गया है, वो इनको डील कर रहा है। इसमें जो है NCCI कोई भी ऑनलाइन फ्रॉड करेगा तो उनके केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। लोगों को शऊर देने की ज़रूरत है। और दूसरा जो है, कितने केसेस अगर आप हमें बता सकें अभी तक कितने केसेस जो हैं वो हल उनका जो है वो अंजाम तक पहुंच चुके हैं? हालिया इंक्वायरी थी 950 जो 1 साल के दौरान इंक्वायरियाँ हुई हैं, 200 से ज़्यादा केसेस रजिस्टर्ड हुए हैं, उन लोगों को पकड़ा गया और रिकवरीज भी हुई हैं। तो अभी ये तो एक प्रोसेस है, चल रहा है, लेकिन फ्रॉडियों से बचने की ज़रूरत है। जब आपको कॉल आती है, इस प्रोग्राम के तवस्सुस से मैं बताता हूँ कि कॉल आती है मुख्तलिफ नंबर, आपको हम 50,000 रुपये इनाम निकला है, ये आपको OTP कोड दे दें और इस तरह, उनसे बचने की ज़रूरत है। जब भी कोई ठग, हमेशा तब वो किसी को लूटता है जब कोई लालची उसके जो है हाथ चढ़ जाता है, आपको भी पता है। तो लालच ना आए, पैसे के लालच में OTP ना दें और ज़्यादा कमाने के चक्कर में आप लूट जाएंगे। आप तरीके से कमाएं और अपना ही कमाएं। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए खुश आइंद चीज़ है, NCCI को बना दिया गया, स्पीडी जो है वो काम किए जा रहे हैं, ई-कॉमर्स पे जो लोग काम करते हैं। बिज़नेस कम्युनिटी के लिए मज़ीद भी हुकूमत जो है वो काम कर रही है। कुछ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के लाइसेंस के हवाले से भी कुछ जो है वो प्लान अब आ गया है। क्या वो अभी तक प्लान किया गया या उसकी इन्फोर्समेंट जारी होगी? एक रवां साल का सबसे अच्छा काम बिज़नेस कम्युनिटी की सहूलत का, जो आप कह रहे हैं, ऑनलाइन पोर्टल बनाया है हुकूमत पंजाब ने। आप एक पेट्रोल पंप लगवाते थे तो कोई 20 इदारे थे जिनसे लाइसेंस लेना पड़ता था और जिनसे सर्टिफिकेट लेके फिर जाके लाइसेंस मिलता था ज़िला इंतज़ामिया से, और उन इदारों में इतने चक्कर लगते थे, 3-3 साल लग जाते थे, या भारी रकम आप एक बंदे को दे देते थे तो 3 माह में वो लग जाता था। उस करप्शन को ख़त्म करने के लिए, उस एक टाइम का एक बढ़ता जो वो था, साल लग जाते थे, उसको ख़त्म करने के लिए बिज़नेस कम्युनिटी के लिए पोर्टल ऑनलाइन अभी 13 अक्टूबर से शुरू हो गया पूरे पंजाब में। आप पेट्रोल पंप लगवाना चाहते हैं तो घर में बैठे ऑनलाइन पोर्टल खोलें और उसमें वो आप अपना फीडबैक दें और जो हुकूमत का जो खर्चा होगा उसको आप जो है उसमें ऑनलाइन पेमेंट जमा करवाएं और आपको वो सर्टिफिकेट मिलना शुरू हो जाएंगे। तो एक ना सिर्फ पेट्रोल पंप, 33 ऐसे बिजनेसेस हैं जिनको जो है, जिन पे आप जो है वो लाइसेंस ले सकते हैं, जो मुख्तलिफ हैं। महर साहब, कहीं पर कुछ अच्छे काम हो रहे हैं इंतज़ामिया की तरफ से, कहीं पर बहुत जो है वो कुछ क्रिटिसिज्म जो है वो मिलता है, जैसे हम स्पीड ब्रेकर्स की बात करते हैं, इसी तरह कुछ हम देखते हैं कि शहर ज़रा साफ़ नज़र आ रहा है, खुला नज़र आ रहा है, साफ़ कर दिया गया है, जो हमारी पीरा फोर्स नहीं बना दी गई, इन्फोर्समेंट जो हो रही है। आपने फील्ड में देखा होगा कि जहाँ पर हुकूमत की तरफ से या इंतज़ामिया की तरफ से जो कार्ड्स लगाए गए हैं उन्हें नहीं चढ़ा जा रहा, आम लोगों की तरफ से जो कार्ड्स लगाए जा रहे हैं उनको जो है वो उठाकर उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जा रही हैं। तो इस हवाले से ग्राउंड की रियलिटी क्या, आप इस बारे में क्या कहेंगे? ये ऐसे ही है कि आप किसी को लाइसेंस दे देते हैं कि आप सड़क के दरमियान में अपना घर बना लें और उस घर का आगे शेड निकलता है तो एक कानून बना देते हैं, शेड को तोड़ दें। सबसे पहले बात है लेंथ होता है, जब भी कोई रोड बन रहा होता है, जब भी कोई प्लाजा कंस्ट्रक्ट हो रहा होता है कमर्शियल, तो उसकी पार्किंग, उसका सारा आप देख लें कि जो सर्वे रोड्स होते हैं जो मेन रोड के साथ होते हैं, तो उन तमाम रोड्स पे इस वक्त मुकम्मल तौर पर कब्जा है। वो दुकानों का मुंह खोल लेते हैं और वो जो सबवे जो रोड चल रहा होता है उस पर गाड़ियाँ खड़ी होती हैं सारा। पहले तो हमें जो है ना सारे कवानीन पे अमल दरामद कराना चाहिए। पीरा फोर्स बहुत अच्छा काम कर रही है, सड़कें, रेड़ियाँ ये साफ़ करा रही है, लेकिन अब ये वो रेड़ी वाला अगर वहाँ से हटेगा तो पीछे दुकान वाला खड़ा है जो कि इलीगल बनी हुई है। ठीक है, तो हमें ना पहले तो जो हमारे नए रोड्स बन रहे हैं, जब पुराने रोड्स हैं जिन सरकारी जगहों पे जो दुकानें, जो कमर्शियल प्लॉट्स हैं, इमारतें हैं, उन सारों को तोड़ने की ज़रूरत है, बड़ा ऑपरेशन करने की ज़रूरत है। उस वक्त DCO सादिक
जो यहाँ पे थे उन्होंने वो किया था, वसीम सादिक साहब थे, उनका बड़ा नाम था, और उन्होंने खुला घंटाघर कर दिया था। और अब वाली हुकूमत ने घंटाघर पे रेड़ियाँ लगा दी हैं, रेड़ी बाज़ार बना दिए, सियाह आने वाले परेशान हो रहे हैं। फुटपाथ पे रेड़ी बाज़ार बना होगा तो सियाह नीचे चलेंगे रोड पे, वो टक्कर भी होगी, भी बढ़ेंगे, स्नैचिंग की वारदातें भी होंगी और खुल्लम खुला खिलाफ वर्जी भी होगी कवानीन। इलियास साहब, काफ़ी ज़्यादा एडमिनिस्ट्रेटिवली काम हो रहे हैं, हम शहर में देख रहे हैं सफाई सुथराई का काम भी जो है वो अरूज पर है, तमाम शहर जो है वो साफ़ नज़र आ रहा है। जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। आपकी काउंसिल इस हवाले से आवाज़ उठा रही हैं। अभी हालिया जो मार साहब इमरान साहब हमें समझा रहे थे कि इलेक्शंस होने वाले हैं, इस हवाले से क्या काम किया जा रहा है? पंजाब बार काउंसिल के इसमें जो मुल्तान डिवीज़न है, मुल्तान में ये मुल्तान, खानेवाल, विहाड़ी और लोधरा, ये 4 ज़िले आते हैं। यहाँ से 13 कैंडिडेट बनने हैं, सॉरी यहाँ से 9 कैंडिडेट हैं। ठीक है। 4 मुल्तान से हैं, 2 विहाड़ी से हैं, 2 खानेवाल से हैं और 1 लोधरा सीट से। इनमें से जो बंदा इलेक्शन जीत के आएगा ना जी, और इसमें उन्होंने अभी जो सब इस बात को ज़रा हमें तफसीलन बताइएगा। नाज़रीन, इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग रिफॉर्म्स के बारे में समझना चाह रहे थे कि जुडिशल सिस्टम में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। हालिया अभी पंजाब बार काउंसिल के इलेक्शंस होने जा रहे हैं, तो लॉयर्स हज़रात जो हैं वो किस तरह रिफॉर्म्स के लिए आवाज़ उठाते हैं। जी इलियास साहब, अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, आप जो हमें बता रहे थे हम इसमें इलेक्शंस के हवाले से। मैं इसमें ये बता रहा था कि ये साउथ पंजाब है, जो मुल्तान डिवीज़न है, मुल्तान डिवीज़न से 9 टोटल कैंडिडेट्स इलेक्ट होने इलेक्शन में। विहाड़ी से एक बहुत अच्छे कैंडिडेट है, नासिर जवेद साहब हैं, नासिर जवेद वसली साहब हैं, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। ऐसे लग रहा है कि वो एक तो यंग हैं, उनकी मतलब अभी 17-18 साल से ट्रेनिंग है, और दूसरा वो बड़े एनर्जेटिक हैं, बड़ा काम करते हैं। वो विहाड़ी के पहले विहाड़ी में भी इलेक्शन लड़े हैं, उन्होंने जब भी इलेक्शन में आए या कोई भी ऐसा किया ना, तो वो बड़े एनर्जेटिक हैं। मैं समझता हूँ कि जितने भी ये अभी है ना हमारे इलेक्शंस हो रहे हैं, और इलेक्शन में जो लोग इलेक्ट होंगे वो पहली बार पंजाब बार का इलेक्शन लड़ रहे हैं। बाकी यहाँ पे मुल्तान में कुछ दोस्त हैं वो दूसरी बार कुछ लड़ रहे हैं, कुछ तीसरी बार लड़ रहे हैं। हमें ये जो हमारे है ना यहाँ पे इलेक्शंस में हमारे साथ ये वादे करके जाते हैं कि हम लायर्स के लिए काम करेंगे। हमारा जहाँ पे भी कोई माशरा हो और वहाँ पे नाइंसाफ़ी हो ना, वहाँ पे लॉ होता है और लॉ को इम्प्लीमेंट होना चाहिए। पाकिस्तान में सिर्फ वकला ही इसके लिए काम कर रहे हैं, सहाफ़त तो कर ही करिए, वकील ही इसके लिए काम कर रहे हैं कि जहाँ पे भी इलीगलिटीज़ होंगी, वायलेशन ऑफ लॉ होगा, वहाँ पे राइट्स के लिए वकील ही काम कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये जो पंजाब बार के इलेक्शन में इलेक्ट होने के बाद की जो सबसे बड़ी जिम्मेदारी है, उनको गवर्नमेंट के साथ बैठ के, जजेस के साथ बैठ के कुछ कैबिनेट्स बनानी चाहिए, कुछ मीटिंग्स करनी चाहिए इस मामले में कि जो छोटे लोग हैं, जिन लोगों के लॉ की वायलेशन हो रही है, जिन लोगों को मार दिया जाता है, जिन लोगों के राइट्स ही नहीं है, उस पर काम करना चाहिए। राइट्स नहीं है लोगों के, फिर हम कुछ ये देखते हैं कि जहाँ पर आप केस एक मामूली जराइम में जो है या किसी हीनियस क्राइम में आप लोग सज़ा करवा देते हैं, उसके बाद वो बड़ी जैसे सुप्रीम कोर्ट हो गई या हाई कोर्ट से क्विट हो जाते हैं, तो फिर जुडिशल सिस्टम फ्लॉड नज़र आता है। इस हवाले से जो है वो क्या होता है, जो मुजरिम होता है वही कहता है मुझे तो अदालत ने जो है वो क्विट कर दिया। इसमें दो हैं वेज। एक ये है कि जब पुलिस जब कोई मुद्दई जाता है ना एक दरख्वास्त लेके, एक उसका बंदा कत्ल हो गया, उसने देखना है कि इनके घर का सबसे बड़ा कौन है जो केस की पैरवी कर सकता है, उस पर वो मेन रखता है कि उसने फायर मारा, इवन वो वहाँ पे होता ही नहीं, उसने फायर मारा। उसके बाद उसके बेटों का, उसके भाइयों का, इवन उसकी बहनों का, कोई मतलब 10-15 लोगों का नाम लिखवा देते हैं। फायर होता है एक, वहाँ पे बता देता है कि उसने फायर मारा यहाँ पे लगा, उसने फायर मारा यहाँ पे लगा, मतलब 10 फायर दे दिए। तो अगर FIR में लिखवा दिया, FIR में 10 फायर दे दिए, 8 दे दिए 10 लोगों को, तो जब फायर एक है और वो एक अगर मैच भी कर जाए किसी एक के साथ, तो जब बाकी 9 नहीं मिल रहे, फायर एक लगा हुआ है, तो बाकी 9 नाइमटीज वहाँ से मिलेंगी, ना पता चलेगा कहाँ पे वो हुआ है। और इसको पुलिस वाले फिर ऐसे करते हैं कि वो बंदे को नॉमिनेट नहीं करते कि उसने मारा है। 90% केसेस में वो कहते हैं कि मुद्दई का केस खराब होगा। पुलिस अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में इम्प्लीमेंटेशन के लिए काम ही नहीं कर रही, वो सिर्फ प्रोसिक्यूशन का एक डिपार्टमेंट बन के बैठ गया, मुद्दई के साथ बन के बैठ गया, वो काम ही नहीं करते। देखें, अगर एक बंदे ने कत्ल किया, ये पुलिस की जिम्मेदारी है, तो उसको सर्च करे, हाँ उसको सर्च करके, उसका 14 दिन का उनके पास टाइम है, उसको सर्च करे कि फलां बंदे ने मारा है, उसको उसी की सारी कार्रवाई करे, बाकी को छोड़ दे, वो भी नहीं छोड़ दे। फिर जब अदालत में आते हैं तो उसी सेट ऑफ एविडेंस पे, उन्हीं गवाहों के नज़रिए में एक बंदे को वो सजाए मौत दे देती है ट्रायल कोर्ट, मतलब सेशन जजेस या एडिशनल सेशन जजेस, ये दहशतगर्दी वाले एक बंदे को सजाए मौत दे देते हैं, 13 बंदों को बरी कर देते हैं। फिर जब वो सजाए मौत वाला केस हाई कोर्ट में आता है, तो वो कैसे रह सकता है कि एक ही सेट ऑफ एविडेंस पे, मतलब इस 13 बंदों की हद तक ये बंदे झूठ बोल रहे थे जो गवाह हैं और पुलिस है, एक बंदे की हद तक सच बोल रहे थे। तो इस चीज़ पे
हमेशा से मतलब ये जो हमारा फ्लॉड जो है वो हमारे एफआईआर से ही काम शुरू हो जाता है कि वहाँ पर ही मसला है। उस अगर वो एफआईआर सही तरीके से बनाई जाए, उसके ऊपर काम किया जाए, इन्वेस्टिगेशन सही हो, तो केसेस जो है वो बेहतर तरीके से जो है वो चलेंगे कोर्ट्स में। एफआईआर होती है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, उसमें हमेशा ये देखा जाता है कि कंसल्टेशन होने से पहले जो वकूआ हुआ ऐसे ही वकील ने जो उसमें डिफेंस काउंसिल होता है उसने सिर्फ ये साबित करना होता है कि एफआईआर आफ्टर कंसल्टेशन और आफ्टर थॉट है। मतलब मुद्दई की किसी बंदे के साथ ज़ाती दुश्मनी थी। इसको मैं आपको एक बताऊँ, 1918 में एक जजमेंट आई थी सब कंट्री AIR में, ऑल इंडिया जो रिपोर्ट एक बुक थी ना, उसमें वो रिपोर्ट हुई थी कि सिर्फ ये सब कंटिनेंट है जहाँ पे मरता हुआ बंदा भी झूठ बोलता है। ये सिर्फ पाकिस्तान में कि एक बंदा मर रहा है आखिरी सांसों पे, वो भी झूठ बोलता है। उसमें हुआ यूँ था कि बंदा मर रहा था, मतलब थोड़ी कोई 5-7 मिनट के बाद उसकी वाकई डेथ हो गई थी। उससे पुलिस ने पूछा कि किसने मारा है, तो उसने एक बंदे का नाम ले दिया कि उसने भी मुझे फायर मारा। हालांकि वहाँ पर ना फायर लगा हुआ था ना बंदा मौके पर था, बंदा था ही नहीं, दूसरे मुल्क था उस दिन। इस हद तक मतलब यहाँ पे झूठ बोला अच्छा, जाता है। हम लोग जो मैं पहले डिस्कस कर रहे थे इस पेटी क्राइम्स में, CRO में चलो जिनको एक्विट हो गया वो भी नाम नहीं आएगा। अगर किसी पे FIR हो जाती है और बाद में FIR खारिज हो जाती है तो वो भी अपना नाम निकलवा सकते हैं करेक्टर सर्टिफिकेट से। इस बात को ज़रा जोड़ लीजिएगा, फिर हम अपने आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें ये है जो पेटी नेचर्स वालों पे बात होगी। जो FIR कैंसिलेशन ऑफ FIR है, इसमें दो हैं। एक है कैंसिलेशन ऑफ FIR, वो पुलिस ने खुद करनी होती है। ओके। पुलिस उसकी किसी भी बंदे की अगर FIR झूठी है तो उस पर उसकी FIR कैंसिल करके उस बंदे की FIR भी दे सकती है, मजिस्ट्रेट को उसकी रिपोर्ट भी भेज सकती है। ठीक है। और जो दूसरे अगर क्वैशमेंट ऑफ FIR है, वो हाई कोर्ट के पास रिट में इख्तियार है। हाई कोर्ट में तमाम वो केसेस जो झूठे हों, जो साबित ना हो सकते हों, उनके लिए हम हाई कोर्ट में आते हैं। 199 की कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की एक रिट है, वो करते हैं, तो उसमें वो भी क्वैश हो जाती है। अगर हाई कोर्ट से क्वैश हो, मतलब किसी भी तरीके से FIR खारिज हो या क्वैश हो, तो उस बंदे का नाम भी ना करेक्टर सर्टिफिकेट में आएगा, उस FIR का जिक्र उस बंदे के, और ना ही पुलिस मैनेजमेंट रिकॉर्ड सिस्टम में आएगा। और यूजुअली क्वैश करने में कितना टाइम लग जाता है एक केस को? अगर हम एक एग्जांपल के तौर पर लें, 5-6 साल ना लगे? नहीं, अगर हम इसको एग्जांपल के तौर पे लें, जब जैसे अभी जो ला सेट हो गया ना, अगर हमारे पास लोग आ रहे हैं जो ये करेक्टर सर्टिफिकेट वाले आ रहे हैं या दूसरे, अभी जो एग्जांपल अभी सेट हुई है ना, इसके बाद ये हमको दिन 1 वीक या हो सकता है वेरी उसी दिन, मतलब हम कोशिश करते हैं जैसे को डायरेक्शन दे देते उनके पास चले जाते हैं कि इसमें आप पुलिस डिपार्टमेंट को डायरेक्शन फरमा दें कि ये जितने हमारे केसेस हैं इनकी वेरीफाई करके हमारा रिकॉर्ड ठीक कर दें। वो उसी दिन हो जाता है, उसमें मतलब पेशी हम नहीं पढ़वा रहे हैं इनमें। इस पर मज़ीद भी बात करेंगे। ओके। हम लोग तफसीलन आज के प्रोग्राम में हमने गुफ्तगू की, केसेस के हवाले से गुफ्तगू की। हमने इलियास साहब आपके आज प्रोग्राम में तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। माहिर इमरान साहब, हमने एडमिनिस्ट्रेटिव इशूज़ पर गुफ्तगू की। हमने ये गुफ्तगू की कि क्या क्या इक़दाम उठाए जा रहे हैं और कहाँ पर जो है वो कोताही है, क्योंकि मीडिया का काम है, हमने आवाज़ उठानी है। तो आपका भी प्रोग्राम में आज तशरीफ़ आफरी का बहुत शुक्रिया। हम उम्मीद करते हैं कि नाज़रीन को हमारा पहला सेगमेंट जो है वो बहुत अच्छा लगा होगा। नाज़रीन, ब्रेक के बाद हमारे साथ मज़ीद भी गेस्ट मौजूद होंगे। वी विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोगों ने तफसीलन गुफ्तगू की जुडिशल सिस्टम पे और जो पेटी नेचर के क्राइम हैं। एक लैंडमार्क डिसीजन आया हाई कोर्ट की तरफ से कि आपने CRO से उनका नाम निकालना है, यानी कि करेक्टर सर्टिफिकेट में उनका नाम नहीं आएगा। प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में इस वक्त हमारे साथ मज़ीद कुछ गेस्ट मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं तहमीना मलिक साहिबा, जो कि एडवोकेट हैं। इनसे भी हम आज जुडिशल सिस्टम पर तफसीलन गुफ्तगू करेंगे, ख़ास तौर पर ख़वातीन के मसाइल और घरेलू जो मसाइल होते हैं उनके बारे में। जुडिशरी में किस तरह के केसेस हैं, बैकलॉग को किस तरह क्लियर किया जा रहा है और मज़ीद रिफॉर्म्स की क्या ज़रूरत है। इसी के साथ हमारे साथ डॉक्टर अम्बरीन नाज मौजूद होंगी, जो कि फ़ूड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, एसोसिएट प्रोफेसर के फ़राइज़ सर अंजाम दे रही हैं नवाज़ शरीफ यूनिवर्सिटी में। इनसे ज़रा तफसीलन गुफ्तगू करेंगे कि जो मसनूई मीठे हैं, यानी कि स्टीविया का इस्तेमाल किया जाता है, और जो हमारा नेचुरल स्वीटनर्स हैं, शुगर है, जैगरी है, वो कितना फ़ायदेमंद है। या अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है, डायबिटिक है कोई पेशेंट्स, तो अगर जो मसनूई मीठा इस्तेमाल करते हैं, क्या वो मुज़र सेहत तो नहीं है, और क्या जनरल पॉपुलेशन को भी वो जो फेक स्वीटनर्स हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम तहमीना साहिबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, बहुत शुक्रिया आपका बुलाया। आपकी तशरीफ़ आपकी का बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम, हम ज़रा अपने गेस्ट से ये समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारा मॉर्निंग शो है, तो हम तकरीबन तमाम गेस्ट से ये सवाल करते हैं कि आप अपने दिन का आगाज़ जो है वो किस तरह करते हैं। आप अपनी रूटीन बताएंगी प्लीज़? जी बिल्कुल। दिन का आगाज़ तो अभी मैं प्रैक्टिसिंग लॉयर हूँ, और इसमें मैं ख़वातीन के फ़ैमिली केसेस को भी इसमें डील करती हूँ। फ़ैमिली केसेस को, ख़वातीन के मुतालिक उनके मसाइल, और उसी से रिलेटेड दिन का आगाज़ उसी से स्टार्ट होता है। उनके मसाइल को सुनना, फिर उनके मसाइल को हल करना। काफ़ी सारे मसाइल इससे होते हैं।
अच्छा मैम, हमारे साथ प्रोग्राम के पहले हिस्से में कुछ एडवोकेट मौजूद थे, वो हमें ज़रा तफसीलन बता रहे थे क्योंकि अभी पंजाब बार काउंसिल में कुछ इलेक्शंस होने जा रहे हैं। तो वो बता रहे थे कि हम रिफॉर्म्स पे भी काम करते हैं, हम जुडिशल सिस्टम में आगाही के आवाम के अवेयरनेस पे भी काम करते हैं। केस कुछ बैकलॉग है केसेस का, वो भी बात कर रहे थे कि उन केसेस को जल्दी निपटाने की कोशिश है। तो इस हवाले से अभी आप किस तरह देखती हैं कि अगर जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, तो लॉयर्स इस हवाले से क्या काम कर रहे हैं? लॉयर्स को इस चीज़ पर काम करना चाहिए। सिर्फ इसमें प्रैक्टिस का ये बहुत अहम रोल है कि इसमें या तो प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं वो प्रैक्टिस में बिज़ी हो जाते हैं, या फिर जो वोट वाले लोग होते हैं या तो उनके सपोर्टरान हैं तो वो उनमें आगाही के जूनियर्स ज़्यादातर जैसे साथ में न्यू कमिंग जैसे लॉयर्स होते हैं, तो वो जब उनका साथ देते हैं तो उनको ये काफ़ी मुश्किलात आती हैं कि उनको सपोर्ट या इसमें कंपेन में लगा देते हैं कि आप कंपेन करें। बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन उसमें उनमें अवेयरनेस भी करनी चाहिए कि हमारा पर्पस क्या है, और एक टाइम होना चाहिए कि जस्टिस किस तरह उसमें कितना टाइम पे कितना जल्दी उसमें इंसाफ मिलना चाहिए, उस तरफ भी करना चाहिए। उसमें जो ख़वातीन आती हैं जो न्यू कमिंग होती हैं, जो इसमें वोटरान हैं, तो मेरी तो यही हमेशा रिक्वेस्ट रही है कि जो भी आते हैं वोटरान उम्मीदवार तो वो उनको सपोर्ट करें। फीमेल्स को बहुत मुश्किलात होती हैं क्योंकि एक तो पहले जो आती हैं उनके पास सीट नहीं होती और अपनी सीट नहीं होती, वो जिनको ज्वाइन करते हैं तो सीखने में 2 से 3 साल तो लगते हैं पहले। बिल्कुल। तो उसके लिए काफ़ी ज़्यादा इक़दामात की ज़रूरत है, और इसमें हमारा रोल क्या है लॉयर्स का भी इसमें और सीनियर्स का भी काफ़ी रोल है कि वो अखराजात में और बार्स की ज़रूरियात को और न्यू आने वाले जो लोग हैं उनको फाइनेंशियल सपोर्ट दें। थिमान साहिबा, आप दही इलाकों की ख़वातीन के लिए बहुत ज़्यादा काम करती हैं, आप उनके केसेस को फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है वो हल करने की कोशिश करती हैं। इस वक्त दही इलाके की जो ख़वातीन है जनूबी पंजाब की, उसके क्या क्या मुश्किलात हैं, अगर आप हमें नाज़रीन को ज़रा समझाएं, फिर हम उनके केसेस के हवाले से भी बात करेंगे। जी बिल्कुल। अगर देहात के ख़वातीन के बारे में कहा जाए तो वो क्योंकि घरेलू काम काज में काम करती हैं और खेतों में भी काम करना वगैरह, उनमें तालीम का काफ़ी फुकदान है, उनमें अवेयरनेस नहीं है। अगर उनका बच्चियों की जल्द शादी कर देना, और इसी से मसाइल बहुत ज़्यादा बढ़ते हैं। जो हमारे पास केसेस आते हैं वो होते यही हैं कि बच्चियों की कम एज में शादी कर देना, और क्योंकि वो समझते हैं कि हमारा फ्रीज़र यही है कि ख़वातीन अपनी बच्चियों की जल्द शादी कर देना। जहाँ शादी की जाए तो वो उसमें अपनी बेटियों को ये नहीं बताते कि आपकी जो तालीम है वो आपने आगे जाकर उस तालीम को सेविंग एज रखना है, कि आपने सेविंग है वो हमारी, आप आगे तालीम को भी जारी रखें, घर के काम काज भी। क्योंकि एक खातून अगर वो पढ़ेगी तो एक मर्द की तालीम एक फ़र्द की तालीम है, और अगर एक खातून है तो वो अपने पूरे माशरे की है, क्योंकि वो एक माशरे की रीढ़ की हड्डी की मानद रखती है खातून। मैम, अर्ली मैरिजेस की आपने बात की, इसके ऊपर बड़ा एक्टिवली काम किया जा रहा था हुकूमत की तरफ से भी, कुछ एज भी रिवाइज़ की गई थी अभी कुछ पिछले दिनों में। तो अगर अभी भी अर्ली मैरिजेस हो रहे हैं या आवाम में कुछ इसमें तब्दीली आई है? बहुत हद तक तब्दीली आई है। अभी कुछ इसमें स्टेप्स बहुत अच्छे भी लगे हैं कि स्ट्रिक्टली इसमें नोटिस ले रहे हैं कोर्ट्स कि पहले जो ख़वातीन कोर्ट मैरिज हो रही थी, कोर्ट मैरिज उसमें बच्चियां आ जाना और कोर्ट मैरिज का लेना, वो यही होता था कि कम एज में बच्चियों की शादी कर देना। लीगल एज क्या है मैम फीमेल की? 18 ईयर्स, 16 to 18 ईयर्स। ठीक है, फीमेल की। जी, और मेल की लीगल एज क्या है जिसमें वो शादी कर सकते हैं? डिपेंड करता है अपनी फैमिलीज में, अगर आप उनकी जिम्मेदारी को देख रहे हैं, अगर उनकी ज़रूरियात को आप कर रहे हैं, अगर फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग है। हमारा मसला तो यही है कि फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते और अर्ली एज में उनकी शादी कर ली जाती है, और उसमें मराइल जो हमारे पास केसेस आते हैं वो इसी के आते हैं कि कम एज में शादी कर देना, और वो आगे जाकर या तो उस पर खुश नहीं होते बच्चियाँ खुश नहीं होती, तो वो इस चीज़ पर या तो तनसीह के ज़्यादा इनमें मामलात आ जाते हैं कि वो अपनी इन अर्ली एज में हमारी शादी हो गई है, या वटा सटे की इसमें आ जाता है कि एक घर में एक बच्चे की ज़्यादा एज है, बड़ी है, तो उसके साथ उस वटे सटे का जो हमने उसमें बदले का लेना है रिश्ता, तो वो उसकी एज कम होती है, तो वो तो जाहिर सी बात है वो उसका हो जाता है, छोटी बच्ची उसका नहीं हो सकता, तो इसलिए इश्यूज आते हैं। मैम, जब आपके पास केसेस आते हैं, केस करने से पहले हुकूमत पंजाब या इंतज़ामिया की तरफ से इन्फोर्समेंट होनी चाहिए उन कवानीन की, जो उन्होंने बड़े सख्त कवानीन बनाए हुए हैं, तो ग्राउंड पे उनके केसेस की इन्फोर्समेंट उस तरह नहीं हो रही, तो केस आपके पास? जी सॉरी, अभी काफ़ी हद तक बहुत हद तक हो रही है। पहले तो ये था कि कोर्ट मैरिज की भी जो मैं बात कर रही थी, कोर्ट मैरिज का कि पहले हो जाती थी उसके ऊपर कोर्ट मैरिज होना, अब उन्होंने कोर्ट ने इसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन रखी है कि उसमें एक वालिद साहब को अगर वो कोर्ट मैरिज करती है तो वो साथ में एफिडेविट लेगी, कोई भी उसका गार्डियन होगा, वालिद या वालदा। पहले ऐसा नहीं होता था, कोर्ट मैरिज की उसमें हरासमेंट कर ली थी, हरासमेंट के बाद वो इजीली कोई उस पर रिस्ट्रिक्शन नहीं थी, लेकिन अब है कि अगर वो आकर शादी करती है यहाँ पर
तो उसके साथ कोई ना कोई गार्डियन होना ज़रूरी है। ये इसके लिए काफ़ी अच्छा स्टेप है कि इसमें काफ़ी हद तक कंट्रोल हो जाएगा कि जो घर से भाग के शादियाँ करते हैं इस तरह जाते हैं, तो वो उसमें काफ़ी कंट्रोल हुआ है। कंट्रोल हो रहा है, इन्फोर्समेंट भी हमें ग्राउंड पर नज़र आ रही है। यूजुअली अगर कोई केस इस तरह का आ जाता है जिसको आप जो है वो फ़ाइट कर रही हैं कोर्ट में, तो कितना टाइम लग जाता है इस तरह के केस को हल होने में? एक आम तासुर अवाम में ये है ना कि 4 से 5 साल तो अब अगर आप अदालतों और कचहरियों के चक्कर लगा रहे हैं तो 4 से 5 साल तो आपके गए। तो इस तरह के जो मखसूस केसेस हैं, अर्ली मैरिजेस के हो गए या दही इलाके के ख़वातीन के हकूक़ के हवाले से केसेस होते हैं, कितना टाइम लग जाता है? वैसे तो मैं जिनमें केसेस लेती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं फीसिस पे ना जाऊँ। मैं उन जिन ख़वातीन मेरे पास जो है 98% जो आती हैं वो इस कंडीशन में आती हैं कि उनके पास फीसिस नहीं होती। वो मुझे अपने मसाइल की तरफ कहती हैं कि हमारे मसाइल को हल किया जाए, जिसमें मेंटेनेंस का भी होता है बच्चों के हवाले से। उस वक्त वो उनके पास ज़ीरो होता है जब वो मेरे पास आती हैं, उनके पास कुछ भी नहीं होता, या फिर वो नाराज़ होकर अपनी फैमिली के पास होती हैं। तो वो कहते हैं कि जब हमें बच्चों का मेंटेनेंस होगा तो तब हम आपको दे देंगे, उसमें से कर लेंगे। और अब बात आती है कि कितना टाइम इसमें लगता है, ये डिपेंड करता है लॉयर्स के ऊपर। ये आपका फैमिली केसेस में इतना साल 6 साल 7 साल नहीं लगते। जो तनसीख का होता है वो अलग अलग ग्राउंड्स हैं कि उसमें जो डाइवोर्स का है, डाइवोर्स में कितना है, वो उसमें विद इन 1 मंथ भी है, 2 मंथ भी है, नोटिस पे है। अगर वो नोटिस दूसरी तरफ से वो आ जाता है तो उस पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है, 2 मंथ 3 मंथ। ठीक। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर तमरीन, खुशामदीद आपको हम फॉर्मली जो है वो प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आने का। मैम, आपकी रूटीन क्या होती है? यूजुअली आप अपना दिन जो है वो किस तरह शुरू करती हैं? ओके सर, ये तो सारी फीमेल्स की तकरीबन एक जैसे ही होती है। जैसे ही हम अपना घर एग्जिट करते हैं तो एक सेकंड डे ही स्टार्ट हो जाता है, फर्स्ट एक दिन के अंदर ही। वो आपकी एक ऑफिशियल ड्यूटी है जिसके अंदर बीइंग एक एकेडमिनिशियन और एक रिसर्चर के तौर पर हम एकेडेमिया और रिसर्च दोनों को साथ लेके चलते हैं। अपनी रूटीन की जो इंटरेक्शन है स्टूडेंट के साथ वो करते हैं, और इसके साथ साथ हम अपनी रिसर्च जो हमारे फंडेड प्रोजेक्ट्स होते हैं, जिस तरह की बहुत सारी फंडिंग एजेंसीज हैं, उनके हम जो ना एग्जीक्यूट करते हैं। और सारा दिन हमारा इन्हीं में गुजरता है, और कैसे दिन ख़त्म हो जाता है हमें पता ही नहीं चलता। मैम, हमने आज जो आपसे ख़ुसूसन गुफ्तगू करनी है वो आर्टिफिशियल स्वीटनर्स पे बात करनी है। यूजुअली अब क्योंकि शुगर को हम इस तरह ले रहे हैं कि जैसे वो हमारे लिए जहर है, हमारी जो जनरेशन जी है वो फ़िटनेस की तरफ बहुत ज़्यादा आ रही है। इन जनरल पॉपुलेशन भी फ़िटनेस का काफ़ी ख्याल रख रही है। तो ट्रांजिशन जो है वो ज़रा मुझे समझाएं कि शुगर से ट्रांजिशन आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की तरफ, ये बिल्कुल ठीक ट्रांजिशन है या ये गलत ट्रांजिशन है? सर, इनमें 2 बातें हैं। एक बात तो ये है कि हम कह सकते हैं कि जी एक फैशन के तौर पर भी हम इस चीज़ को लेते हैं कि जी आर्टिफिशियल स्वीटनर से हम कह के हम कैफ़े पे गए हैं तो हमने डाइट स्प्राइट या डाइट कोका कोला ही लेनी है। सेकंड थिंग इज़ दैट बीइंग फूड टेक्नोलॉजिस्ट या टू समहाउ न्यूट्रिशनिस्ट हम ये रिकमेंड कतई नहीं करते कि आप नेचुरल शुगर्स को छोड़ दें। सर, अगर हम अपनी बॉडी की कंपोजिशन चेक करें ना, तो अल्लाह ताला ने हमें बेसिक जो इंग्रेडिएंट्स से बनाया है ना, उसमें हमारा फैट भी शामिल है, उसमें हमारी कार्बोहाइड्रेट भी शामिल है, प्रोटीन भी शामिल है। यूँ समझिए कि हमारा ब्रेन टोटली फैट से बना है और उसका फ्यूल कार्बोहाइड्रेट है। आप कैसे इस चीज़ से इनकार कर सकते हैं कि आपने शुगर्स कंज्यूम नहीं करनी? या तो आप शुगर को शुगर की फॉर्म में यूज़ करेंगे, या शुगर्स जिनको हम कार्बोहाइड्रेट, अगर ब्रॉडेड फैमिली में देखा जाए तो आप चपाती, चावल वगैरह सारे कार्ब्स हैं, तो आप इनको कंज्यूम करते हैं। आप इनकी अहमियत से इनकार नहीं कर सकते। टोटली स्किप करना एक कह सकती हूँ कि एक नुकसानदेह डिसीजन हो सकता है। तो वो उसकी जो दलील ये दी जाती है कि हम टोटली तो स्किप नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ जो कैलोरिक डेंस चीज़ें हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। हम जो है वो जो हमें ऑनलाइन कुछ मिलते हैं मवाद के, ये जी हमारे लिए बेहतर है, हम उस तरफ आ रहे हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनेस को ले लेते हैं, डाइट कोक्स को ले लेते हैं। तो वो तो उसमें यही कहा जाता है कि हम जी बेहतर की तरफ जा रहे हैं। मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ क्या ये मिथ है, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स आर नॉट एज गुड एज दी नेचुरल स्वीटनर्स? सर, एक दाल के साथ कुछ भी बुरा नहीं है। अगर आप मॉडरेशन के साथ चीज़ों को लेके चलते हैं, अगर आप कहते हैं कि आप वंस वीक एक जो है ना कोल्ड ड्रिंक ले रहे हैं, सॉफ्ट ड्रिंक जिसमें आपका आर्टिफिशियल स्वीटनर है, जिसमें अस्पर्टैम आ जाता है, जिसको आप नॉर्मली सैकरीन भी कहते हैं, और एसल्फाम के ये चीज़ें आ जाती, तो इतनी कोई बुरी चीज़ नहीं है ये। आप अपनी चाय में अगर सुकराल की एक स्पून डालते हैं या आप डालते हैं स्टीविया डालते हैं तो भी इतनी ख़तरनाक नहीं है। लेकिन हमें अपनी रिकमेंडेड डेली इनटेक की लिमिट को क्रॉस नहीं करना। वो जो लिमिट है वो हमारी बहुत सारी जो अथॉरिटीज़ हैं, जिसमें हमारी करीब 3 पंजाब फूड अथॉरिटी कह सकते हैं, या इसके अलावा इंटरनेशनल लेवल पे
फूड ड्रग एंड एडमिनिस्ट्रेशन जो है USDA, इन्होंने हमारी बॉडी कंपोजिशन को देखते हुए एक थ्रेश होल्ड लेवल दिया है कि आपने इतने शुगर का भी आर्टिफिशियल स्वीटनर का कि आपने इतने माइक्रोग्राम से एक्सीड नहीं करना। हर स्वीटनर का डिफरेंट है। क्योंकि आप ये देखें कि आपकी चीनी का 1 चम्मच जितना चाय के 1 कप को स्वीट करेगा, तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अगर एक आर्टिफिशियल स्वीटनर का 1 चम्मच कंज्यूम करेंगे, उसमें डालेंगे तो बहुत ज़्यादा स्वीट हो जाएगा। अगर शुगर का एक हम उसको दर्जा 100 का देते हैं ना, तो समटाइम उतने ग्राम का जो आर्टिफिशियल स्वीटनर है उससे 2 टाइम्स उसको स्वीट कर रहा होता है। इसलिए आप ये देखते हैं कि अगर आप इसकी कैंड्राल या इस तरह के कोई आर्टिफिशियल स्वीटनर यूज़ करें, एक छोटी सी टैबलेट आप उसमें ऐड करते हैं, तो वो एक लिमिट है। 4 टैबलेट्स ऐड करने को आपको कोई नहीं कहेगा और वो आपकी बॉडी के लिए ठीक भी नहीं है। मैम इस पे ज़रा तफसीलन हम गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डॉक्टर अमरीन से बात कर रहे थे कि हमारी आइडियल जो है वो कंजप्शन क्या होनी चाहिए। मैम कुछ रिकमेंडेड जो है हमें गाइडलाइंस बता रही थी, जो WHO की तरफ से भी है, फूड अथॉरिटी पाकिस्तान की तरफ से भी हैं। मैम एक आइडियल पर्सन को, एक जो फिट इंसान है जिसको कोई बीमारी नहीं है, उसकी रूटीन क्या होनी चाहिए, ख़ास तौर पर शुगर के हवाले से? आर्टिफिशियल स्वीटनर उसको लेना चाहिए या उसको नेचुरल शुगर जो है वो एतदाल से ले लेनी चाहिए? सर, इस हवाले से आप अपने किसी भी दोस्त को या खुद अपने लिए रिकमेंड कर सकते हैं कि अगर आपका वेट आइडियल है तो बहुत बेहतर होगा कि आप आर्टिफिशियल या सिंथेटिक जो काउंटर पार्ट्स हैं ना, उनकी तरफ मत जाएं। आइडियल वेट क्या है? एक अगर हम 5'4" या 5'6" की हाइट है तो उसके लिए आइडियल वेट क्या होगा? ये फिर मेल और फीमेल का डिफरेंट होगा। जैसे कि मैं कह सकती हूँ कि अगर एक फीमेल है तो उसका आइडियल वेट जो है वो 50 से 55 kg तक विद 5'4" जो पाकिस्तान की स्टैंडर्ड हाइट है। और मेल चूँकि उसका थोड़ा सा बोनी स्ट्रक्चर ज़्यादा होता है, बोन्स भी कंडेंस होती हैं, तो उनका हम कह सकते हैं कि 60 और 65 kg के दरमियान हो, लेकिन ये भी एक्सट्रीम लिमिट में आपको बता रही हूँ। सेकंड थिंग सर, बीइंग न्यूट्रिशनिस्ट या फूड टेक्नोलॉजिस्ट, मैं ये चीज़ समझती हूँ कि हाँ, हमें अपने एक BMI रेंज के दरमियान रहना चाहिए या अपने वेट के दरमियान रहना चाहिए। एक अच्छा हेल्दी पर्सन वो है जो अपने वेट के साथ, जितना भी वेट है उसके साथ जो है ना, अपनी डेली की सारी एक्टिविटीज़ बहुत एनर्जेटिकली एग्जीक्यूट करें। आप अपना वेट जो है कम करने के चक्कर में आप अपनी एनर्जी ही मेंटेन ना कर पाओ, तो ये भी खतरनाक चीज़ है। क्या मैम आप बता रही थी कि एक आइडियल वेट के लिए कितनी शुगर जो है वो रिकमेंडेड है, वो ज़रा हमें गाइडलाइंस बताइएगा। एक दिन में कितनी लेनी चाहिए मिलीग्राम के हवाले से अगर आप बता सकें हमें तो? सर मिलीग्राम नहीं, यहाँ पर हम ना ये जो हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट है ना, इस हवाले से हम ना इनको ग्राम्स में ही करते हैं। और इसके लिए भी है कि हर बंदे का ना एक वेट हाइट के हिसाब से अपने BMI के मुताबिक फूड गाइड पिरामिड हमारा एक प्लेटफॉर्म है, इसको देखा जा सकता है। इसमें हमारी कुछ रिकमेंडेड सर्विंग्स होती हैं। ये मैं नहीं कहूँगी कि इतने चम्मच चीनी लें। शुगर का एक सोर्स नहीं है, शुगर के मल्टीपल सोर्सेज हैं। आपकी अनाज की रोटी से आपको शुगर आ रही है, अगर हम आसान अल्फाज में बताएं, अदरवाइज हम इसको साइंटिफिक टर्म में कार्बोहाइड्रेट्स कहेंगे। आपके फल फ्रूट से आपको शुगर आ रही है, आपकी इसमें से शुगर आएगी, आपको डेयरी प्रोडक्ट्स में से शुगर आ रही है। तो अगर आप अपना फूड गाइड पिरामिड देखेंगे, उसके अंदर उन्होंने पोर्शन डिवाइड किए हैं कि आपकी डेली डाइट में इतनी ब्रेड होनी चाहिए, इतनी दाल होनी चाहिए, इतना गोश्त होना चाहिए। तो अगर हम उसको फॉलो करेंगे ना सर, तो फिर जो है ना हम अपने वेट के मुताबिक से ले सकेंगे। ओके मैम, अब ये तो हमने बात के लिए एक हेल्दी पर्सन की। एक जो पर्सन जिसको कोई डायबिटीज़ है या उनको कोई बीमारी है, तो उनको अपनी डाइट को किस तरह मेंटेन करना चाहिए? और कुछ लोग करते हैं वो बिल्कुल, जो ख़ास तौर पर डायबिटिक पेशेंट्स होते हैं, वो बिल्कुल शुगर को जो है वो अपने डिसीजन लेते हुए डॉक्टर के रिकमेंडेशन के बगैर माइनस कर देते हैं। तो क्या ये सही प्रैक्टिस है या ये गलत प्रैक्टिस है? उनको कुछ ना कुछ ज़रूरत होती है बॉडी को। सर अगर किसी को पता है कि वो डायबिटिक है तो डेफिनेटली उसने कभी ना कभी तो डॉक्टर से कंसल्ट किया होगा और डॉक्टर ने उसे बताया होगा कि आपने बिल्कुल भी आउट ऑफ शुगर नहीं होना। क्योंकि एक तो हम कह सकते हैं ना कि एक सिचुएशन है जिसमें हम हाइपरग्लाइसीमिया या आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है, तो ऐसे ही डायबिटिक पेशेंट्स फेस करते हैं हाइपोग्लाइसीमिया, यानी कि आपकी ब्लड में से शुगर का लेवल या उसकी पीक इतनी डाउन चली जाए कि आप जो है ना फेंट हो जाओ। जैसे हमारा रमज़ान में एक रूटीन होती है कि हम जो है ना कोई भी चीज़ कंज्यूम नहीं कर रहे और बाय द एंड ऑफ फास्टिंग, जब हमने अपनी फास्टिंग ब्रेक करनी होती है, तब हमारी एनर्जी लेवल डाउन होता है। तो वो ऐसी सूरत हाल में आपको अपनी जो शुगर्स हैं उनको मेंटेन रखना चाहिए, इवन इन डायबिटिक पेशेंट। यस, अगर वो थोड़ा उनका स्वीट टूथ वाला पोर्शन ज़्यादा है कि उनको मीठा पसंद है,
तो वो एक तो कंट्रोल्ड, अपनी हद से तजावज़ मत करें, शुगर ही थोड़ी सी कंज्यूम करें, शुगर कंज्यूम करें। और इवन कि एक हेल्दी पर्सन के लिए भी, एक डायबिटिक पेशेंट के लिए भी मैं ये समझती हूँ कि आप जितना अपनी शुगर को रिप्लेस करेंगे आर्टिफिशियल या कह सकते हैं अदर देन नेचुरल काउंटर पार्ट्स, जब आप दोबारा शुगर कंज्यूम करेंगे ना तो आपकी बॉडी बैडली रिस्पॉन्ड करेगी। जैसे आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा या आप देखते होंगे कि अगर आप शुगर छोड़ देते हैं, बिल्कुल आर्टिफिशियल स्वीटनर पे आ जाते हैं, लेकिन उसके बाद एक दोबारा हमें जैसे कहते हैं ना डाइटिंग के बाद एक दौरा पड़ता है कि मेरा मीठा खाने को दिल करता है, तो जब आप कंज्यूम करेंगे तो आपकी बॉडी उसे ज़्यादा फैट कन्वर्ट करेगी, ये बात है। तो मीना साहिबा, हम लोग बात कर रहे थे केसेस के हवाले से कि बहुत स्पीडी आजकल जो है वो ख़ास तौर पर ख़ास नौइयत के जो केसेस हैं वो उनका हल निकल आता है। इस वक्त जब किसी पे इस तरह की आफत आती है जिसको तनसीख़ निकाह की तरफ जाना पड़ता है, तो फैमिली की सपोर्ट किस तरह की होती है? क्या हमारे माशरे में कुछ तब्दीलियाँ आ रही हैं इस हवाले से, या अभी भी वही मसाइल हैं? मसाइल वही बात है कि स्टार्ट से ही अमूमी तौर पर बच्चों की शादी कर दी जाती है, फ़र्ज़ समझा जाता है, वालिदैन ये फ़र्ज़ समझकर उसकी शादी तो कर देते हैं। उस वक्त जो है जहेज़ भी काफ़ी ज़्यादा दिया जाता है, और ये हमारा रस्म भी बन गया कि जहेज़ जितना ज़्यादा दिया जाएगा हमारी बेटी वहाँ खुश रहेगी। यहाँ तक तो काफ़ी सपोर्ट होती है। अगर वो उसकी किस्मत पर डिपेंड करता है कि वो अगर वहाँ आबाद हो जाती है, खुश है, तो ठीक होता है, वहाँ तक तो उसकी सपोर्ट है। अगर शोहर की तरफ से उसको सपोर्ट नहीं होती, अगर वो मसाइल दरपेश होते हैं उसको, तो वो कोर्ट में आ जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल उसके लिए होता है कि उसको सपोर्ट नहीं होती वालिदैन की तरफ से, क्योंकि वहाँ पर कुछ भाई भी होते हैं, कुछ भाभियाँ भी होती हैं, और उसके लिए वापस जाना, उसके माइंड में एक बात आ चुकी होती है कि मेरी शादी हो चुकी है, तो मेरा जो फ़र्ज़ था वो जहेज़ की सूरत में अदा हो गया है, और उसके बाद अब मेरा वहाँ कोई भी हक़ नहीं है कि मैं वालिदैन से कोई सपोर्ट लूँ, या फिर हमारे जो माशरे में एक बात फ़िक्स हो गई है कि जब बेटी की शादी हो जाएगी तो हम अपने फ़राइज़ से बिल्कुल उस पर हमारा फ़र्ज़ यहाँ तक था और वो अदा हो गया। उसके बाद अगर यही है कि अगर लड़की को सपोर्ट दी जाए, शादी के बाद भी उसको सपोर्ट दी जाए, उसे पूछा जाए कि अगर तुम्हारी कम उम्र में शादी हुई है तो आप फाइनेंशियल तौर पर आप या आपका हस्बैंड कितनी हद तक है, कितना मजबूत है, या तुम्हारे साथ पेश आ रहे हैं मसाइल, अगर वहाँ तक उसके मसाइल को सुन लिया जाए तो आई होप को उनको कोर्ट तक भी ना आया जाए। ठीक है मैम, चलें अगर कोर्ट तक भी ना आया जाए, हालात बेहतर हो जाते हैं, इसमें हमारा इस्लामिकली भी हेल्प की जाती है, कानूनन भी विरासत के कानून हैं जिसमें हेल्प की जाती है, लेकिन हम देखते हैं कि तकरीबन जो 60 to 70% केसेस हैं फैमिली कोर्ट्स में वो विरासत के हवाले से हैं, उसमें लोगों ने केसेस किए हैं। तो ये जो विरासत के कानून है, ख़ास तौर पर फ़ीमेल सेंट्रिक अगर हम रहें, तो क्या फ़ीमेल्स को हकूक़ मिल रहे हैं, या इस हवाले से अभी जो है वो केसेस तूल खींच जाते हैं? ज़रा समझाइएगा विरासत के हवाले से। विरासत का जहाँ तक सवाल है, विरासत हमारे एक रस्म नहीं है, हमारे एक माशरे की बात नहीं है कि हमारे माशरे ने ये रस्म है तो उसके मुताबिक ये विरासत दी जाएगी। ये हमने डिसाइड कर लिया है कि बेटे को आधा दिया जाएगा और बेटी विरासत में नहीं है, वही एक हक है कि वो शादी हो जाएगी तो उसको जहेज़ की सूरत में दे दिया जाएगा। ये कॉन्सेप्ट हमारे अंदर आम ही है कि आपको वो भाई भी कहते हैं कि आपने अपना हिस्सा अपनी जायदाद या जहेज़ की सूरत में ले लिया है, वो आपको मिल गया है, वो उनको विरासत हमें कोई माशरा नहीं दे रहा। इस्लाम ने खुद इसमें हिस्सेदार बनाया, खातून को विरासत में हिस्सेदार बनाया है, और इसमें हमारी सूरत निसा कुरान पाक में वाज़ेह तौर पे कहा गया है कि मर्दों का भी हिस्सा है और ख़वातीन का भी हिस्सा है, चाहे वो उसके वालिदैन की तरफ से वो जायदाद छोड़ी गई है या रिश्तेदार की तरफ से छोड़ी गई है, वो ज़्यादा है या कम है, उसमें ख़वातीन का विरासत में है। अब हमारा कॉन्सेप्ट है कि कितनी वहाँ उसको मिलती है। अब कुछ वालिदैन जो है वो सपोर्ट करते हैं, जिनकी बेटियां सिर्फ होती हैं, बेटे नहीं होते, तो वो अपनी जायदाद उसको देते हैं। हमारे में ये कॉन्सेप्ट है कि जब तक वो हयात हैं तब भी वो नहीं देते, वो कहते हैं कि हमारे मर जाने के बाद फिर विरासत वो अब तक आएगी। कुछ जो हमारे अब अवेयरनेस हो गई है, तालीम का भी इसमें आ गया है, और माशाल्लाह से हमारे अब काफ़ी ज़्यादा AI का भी हो गया है और काफ़ी सोशलाइज हो गए हैं लोग, तो इसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो वालिदैन हैं वो अब विरासत में हिस्सा दे रहे हैं अपनी बेटियों को। अगर विरासत के कोई कानून का जो कि विरासत के हवाले से कोई केस आ जाता है तो यूजुअली हम देखते हैं कि जैसे आप बता रही हैं कि जल्द से जल्द उसको निपटाने की कोशिश की जाती है। उस केस के फ़ैसले की इन्फोर्समेंट किस तरह होती है कोर्ट के हवाले से? कोई कोर्ट की अपनी फोर्सेस हैं, या वो ज़रा हमें समझाइएगा। यूजुअली ये देखा जाता है कि फ़ैसला आ जाता है लेकिन उसकी ग्राउंड पर इन्फोर्समेंट उस तरह नज़र नहीं आती।
इन्फोर्समेंट की जहाँ बात की जाती है, यहाँ काफ़ी ज़्यादा मेंटेनेंस का भी यही होता है कि ज़ोर ज़ारा की बात होती है। मेंटेनेंस जिसका ज़्यादा ज़ोर ज़ारी होगा तो वो उसकी ज़्यादा सुनी जाएगी। यहाँ डिग्री तो टाइम पर हो जाती है। कोर्ट की तरफ से लॉयर जितना यहाँ कोशिश करता है, हमारी तरफ से जितनी यहाँ कोशिश होती है, हम इतना उसकी डिग्री को उतना जल्दी जहाँ हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो कर देते हैं। आगे जो होते हैं वो काफ़ी और भी कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि उस पर अमल कैसे होना है, उसको अब रिकवर कैसे किया जाए। तो वो उसके लिए जो 1-2 साल का एक ड्यूरेशन होता है, वो थक हार के जो आगे की डिग्री की प्रोसीडिंग होती है वो काफ़ी मुश्किल बना दी गई है। वो ऐसा होता है कि या तो फिर आउट ऑफ कंट्री वो जिसकी डिग्री होती है वो वहाँ चल जाता है। जो विरासत की बात है, विरासत में वही है कि जब तक हयात होता है वालिद तो नहीं देता, जहाँ तक हकुल महर की बात होती है वो उसको काफ़ी हद तक मिल जाता है उसमें। मैम, अगर किसी के फैसला के ऊपर इन्फोर्समेंट उस तरह नहीं हो रही तो क्या कानून में इसकी गुंजाइश है कि वो दोबारा कानून में आके केस कर सकती हैं, या एक दफ़ा जो केस निपटा दिया गया तो उसके कोई नहीं होगी? इस सवाल का जवाब दीजिएगा मैम। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम लोग समझ रहे थे कि जुडिशल सिस्टम में ख़वातीन के हवाले से क्या किया जा रहा है, इंतज़ामिया जो है वो क्या क्या इक़दाम उठा रही है। मैम, हम लोग आपसे बात कर रहे थे कि मैं आपसे सवाल कर रहा था कि अगर ख़वातीन के साथ कोई ऐसा केस हो जाता है तो उसकी इन्फोर्समेंट किस तरह की जाती है, और अगर उस केसेस की इन्फोर्समेंट नहीं हो रही तो क्या दोबारा वो रीरेट कर सकते हैं उस केस को कि आप मेरा जो फ़ैसला हुआ इसको इन्फोर्स कराया जाए? जी बिल्कुल। इस पर हम पहले जो केस हमारा इसमें डिग्री हो जाता है तो उसमें दोबारा से रिट वगैरह कुछ भी नहीं होता, उसमें हम एग्जीक्यूशन में जाते हैं, उसका इजरा करते हैं। उसको दोबारा से वो दायर नहीं करती क्योंकि पहले ऑलरेडी जो केस हो चुका होता है वो उसके हक में डिग्री हो जाता है। और वो डिग्री भी कोर्ट इस बुनियाद पर करती है कि उसमें प्रॉपर्टी के हमें डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं कि आपने जो हकुल महर उसने कहा है या दिया है, तो वो उसमें प्रूफ ऑफ ओनरशिप मांगते हैं। तो वो जब सारी सेटिस्फेक्शन कोर्ट की हो जाती है तो उस बुनियाद पर वो डिग्री कर देती है। अब आगे का है कि हम आगे उससे फिर रिकवर कैसे किया जाए। अगर वो डिग्री खातून को हो गई है तो इन्फोर्समेंट इसमें कैसे हो सकता है? तो उसको वेरी सिंपल कि आप उसी कोर्ट में आप एग्जीक्यूशन का कर देते हैं, इजरा की दरख्वास्त दे देते हैं। उसमें फिर जो अगर उसी कोर्ट में है, जुरिस्डिक्शन उसकी कोर्ट की बन रही है तो दैट्स ओके। उसमें आपको पुलिस की तरफ से भी मिलती है, काफ़ी सपोर्ट मिलती है कि वो आपको चाहे वो कोर्ट पे जाना पड़ता है। अगर वो इनसे इनकार कर देता है तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि उसकी डिग्री हो गई है और दूसरी तरफ से वो इनकार कर देता है कि मैं नहीं देता या मेरे पास प्रॉपर्टी नहीं है या इस तरह के कोई ग्राउंड्स आ जाते हैं, देन क्या हो सकता है? तो फिर उसमें उसकी जो प्रॉपर्टी है वो अटैच की जाती है। अच्छा। और उसकी उसमें रिकवरी जितनी उसमें हकुल महर या उसका जो बन रहा हो डिग्री का, तो वो उसकी बुनियाद पर जो कहा जाता है कि एज एन एरियर्स ऑफ अ लैंड उस तरह रिकवर्ड की जाती है लैंड रेवेन्यू एक्ट के मुताबिक। अटैचमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी कर दी जाती है एरिया की, वो उसमें कुर्क कर दी जाती है, या जिसको आप नीलाम भी कह सकते हैं। उस प्रॉपर्टी के नीलामी पर जो बंदा कोर्ट की तरफ से हाई होता है वो उसकी वैल्यूएशन भी लगाता है, जो उसकी बेनती है वो उसको प्रोवाइड कर देता है। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ एक कॉलर मौजूद हैं। जी, अपना नाम बताइएगा और सवाल कीजिएगा। वालेकुम अस्सलाम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। बात करूं मुल्तान से। जी इरफान साहब, सवाल कीजिएगा। अच्छा, सवाल ये है कि ये अभी मोहतरमा बैठी नहीं है, मैं उसे ये चाह रहा हूँ कि ये जो विरासत का हक है वालिदैन की तरफ से, उसकी सबसे बड़ी वजह औरत खुद नहीं है, क्योंकि हमारे वालिदैन ने अपने वालिद को लिख के दे देना चाहिए, भाइयों को लिख के दे दिया कि मुझे विरासत में हिस्सा नहीं चाहिए। अब उसका नतीजा क्या हुआ? उसके आफ्टर शॉक भी है। नाना जी हमारे जब बाहर हुए तो कोई नजदीक बेटा नहीं था, एक ने कहा जी मेरी जमीनों का मसला है, दूसरे ने कहा जी मेरा स्कूल का है, एक ने कहा जी मेरी दुकान है, वो बेचारे इसी तरफ के दुनिया से चले गए। एक हम हमारा पागल हो के फौत हुआ, दूसरे को घर से जील होना पड़ा। अभी हमारे हमसाय में एक साथ बैठे हुए, तो उनकी वालदा ने उसको सारा मकान 12 मरले का लिख के दे दिया। वो ज़हनी तौर पे बीमार है। मैं गया 1-1.5 साल पहले, मैंने कहा शादी आप अपनी बहनों का हक दे दें, आप ठीक हो जाएंगे। ये सबसे बड़ी वजह होती है ना विरासत की महरूमी की वजह, वो औरत खुद होती है। हमारी वालदा ने खुद लिख के दिया है, मुझे कुरान लिख के दिया है, लेकिन उसके आखिर साथ क्या हुआ है कि मामू अल्लाह ताला माफी दे, मुझे कहना नहीं चाहिए, वो निशान इबरत बन गए। हमारे साहब साहब रहते हैं, उनसे मैंने कहा उनका शादी आप मेहरबानी कर दे, आप ठीक करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि वो जो ये मोहतरमा क्या औरतों को एजुकेट करेंगी कि वो औलाद की बजाय। जी बहुत शुक्रिया, मैं आपका जवाब लेता हूँ। बहुत शुक्रिया जी।
जी तहमीना साहिबा, अगर मैं क्रक्स उनके सवाल का करूँ, जी। कह रही हैं कि अगर लिख के दे दिया है पहले से और फिर जी बिल्कुल। जी अब इसमें जो लिख के दिए जाना या उसको दे दी गई है प्रॉपर्टी, हक महर में दे दी गई है या उसको विरासत से मिल रही है, तो उसके ग्राउंड्स देखने पड़ते हैं। अगर उसमें वो वजह बन रही है या उसने लिख कर दी है तो उसमें ग्राउंड्स देखने पड़ते हैं, आया कि उसने वो खुशी से दी भी है, वो खुशी से वापस कर रही है या उससे ज़बरदस्ती या मजबूर कर दिया गया है प्रॉपर्टी से, कि वो जो उसको ग्राउंड्स में किस बुनियाद पर वापस कर रही है। अब खातून की तो अपनी प्रॉपर्टी जायदाद नहीं होती अमूमन तौर पर, या तो उसको विरासत से मिलती है या अपने शोहर की तरफ से मिलती है। अब वो अपनी प्रॉपर्टी की करती कहाँ पर है, जो यहाँ पर उनका सवाल था कि खातून ही इसमें कसूरवार है या कसूर देखा जाए या फिर इसमें उनका कितना रोल है। तो औरत का ज़्यादा से ज़्यादा इनहेरिटेंस में देखा जाए तो उनको वहाँ से भी महरूम रखा जाए, तो वो आगे उसकी तवक्कुआत या उसके जो आगे एक्सपेक्टेशन होती हैं वो अपने शोहर से होती हैं हक़ुल महर में। अब उसने उस प्रॉपर्टी को कहाँ करना है, या तो उसने अपने शोहर की तरफ ही उसके साथ ही ज़िंदगी गुजारनी है, उसको ही देनी है जो उसने उसको सेफ्टी या सिक्योरिटी के तौर पर देनी है, तो वो या तो उसकी नस्ल उसकी औलाद के लिए उसको सेफ रखना है कि आने वाले टाइम में औरत की प्रॉपर्टी नहीं है, ना उसका घर है ना उसके, क्योंकि उसकी शादी होने से पहले वो घर उसका नहीं होता, वो जहाँ उसकी शादी होके जाती है तो वो उसका घर होता है और उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो उसकी औलाद की होती है। ठीक। तो वो उसके ग्राउंड्स देखने पड़ेंगे कि उसमें वाकई वो मजबूरी के तहत तो नहीं दे रही, वो खुशी में दे रही है, तो वो क्यों दे रही है क्या। और इसकी जो लिखवाने की बात है, जहाँ तक कि रिटर्न में लिखवा देगा स्टाम्प पे, तो उसकी कोई वैल्यू नहीं है मैम। स्टाम्प उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमने ग्राउंड्स देखने हैं, जैसे कॉलर भी हमारे अवेयरनेस की बात कर रहे थे, मैं भी आपसे ये समझना चाह रहा हूँ, हुकूमत की तरफ से कोई इस तरह के अवेयरनेस कैंपेन्स स्टार्ट की गई हैं, या अगर नहीं की जा रही तो आपकी बार काउंसल्स मौजूद हैं, आप लोग अवेयरनेस के लिए क्या काम कर रहे हैं, ज़रा अवेयरनेस के बारे में समझाइएगा। कोई काम किया जा रहा है ग्राउंड पर? जी बिल्कुल किया जाता है। जब खातून खुद आकर या तो खातून या कोई और भी इसमें है वो अपनी प्रॉपर्टी को देना चाहता है, या जैसे उनका सवाल था, मैं उसको दोबारा से रिपीट करती हूँ कि वो अगर खुद देना चाहे, हिबा करने की भी वहाँ पर है कि वो गिफ्ट कर देती है, या उसके पास प्रॉपर्टी इतना है विरासत से उसको मिल रही है, कोई उसमें ऐसा पर्सन है, भतीजा है, भाई है, या उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, अगर अल्लाह ने उसको जायदाद आगे दे दी है शोहर की तरफ से, विरासत की तरफ से उसको उसकी ज़रूरत नहीं है, तो वो अपनी खुशी से उसको दे सकती है। मैम मैं आपसे समझना चाहूँगा, हम लोग बात कर रहे थे कि हेल्दी पर्सन की डाइट क्या होनी चाहिए, या कोई डायबिटिक पेशेंट्स हैं उनकी डाइट किस तरह का ख्याल रखा जा सकता है। एज अ फूड टेक्नोलॉजिस्ट आप एक पर्सन को क्या एडवाइस करेंगी कि अगर उसने अपने आप को फ़िट रखना है, अपने आप को मेंटेन, अपनी फ़िज़ीक को मेंटेन रखना है, तो उसको बिल्कुल स्वीटनर से जो है वो इज्तनाब करना चाहिए, स्वीट से इज्तनाब करना चाहिए, शुगर से इज्तनाब करना चाहिए, और उसकी कैलोरी कितनी होनी चाहिए एक दिन के अंदर, अगर वो अपना डाइट जो है वो ख़ुद प्लान करने की कोशिश कर रहा है? सर सिर्फ शुगर को तो नहीं, फिर हम इसमें टारगेट करेंगे, हम इसमें बाकी सारे मैक्रोन्यूट्रिएंट जिसमें आपके आ जाते हैं, फैट आ जाएगा, प्रोटीन आ जाएगी, हम उसकी भी बात करेंगे, क्योंकि ये सब कुल मिला के एक डे की आपकी डाइट बनती है। इससे ना सर मैं अपने स्टूडेंट्स को भी, या मुझसे कोई अगर डाइट के हवाले से एडवाइस चाहता है, मुझसे ये कहती हूँ कि आप अपनी हाइट वेट के मुताबिक देखिए, अगर आपकी 2000 किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट है ना, आप समझे कि आपकी पॉकेट में 2000 रुपये है। ठीक है। अब आपने 2000 में क्या खरीदना है, या तो आप सुबह को बैठ के 2000 में एक जिंगर बर्गर लेके बाकी सारा दिन खाली हाथ घूमते फिरेंगे, या अगर आपके पास 2000 रुपए हैं तो आप सुबह को 200 रुपए का एक चाय का स्लाइस और एक जो है ना चाय के साथ एक स्लाइस ले लें, फिर आप उसमें आफ्टर ब्रेकफास्ट स्नैकिंग में आप थोड़े से ग्रेप्स और एप्पल ले लें। इस तरह आप करके अपने 2000 जो हैं वो डिवाइड करें। यहाँ पर 2000 से मुराद मेरा 2000 किलो कैलोरीज हैं। जैसे आप अपने डे में अपने पॉकेट में हाथ मार के 2000 रुपए का पूरा दिन गुजार रहे हैं ना, आप अपनी डाइट को भी इसमें पूरा गुजारें। ये ना सोचें कि आपने तंदूर से ना वो कोरमा और ये नान लेके खा लिया तो अब मैं आगे शाम में कुछ और खाऊंगा, जब जेब में पैसे ही नहीं आप कैसे करेंगे। लाइकवाइज अगर आपकी बॉडी 2000 से बियॉन्ड किलो कैलोरी रिक्वायरमेंट में जा ही नहीं सकती तो आप कैसे ले सकते हैं। इस तरह जो है ना आप अपनी डाइट को री-एम्फसाइज कर सकते हैं, हेल्दी चॉइसेस ले सकते हैं, उसमें आप वेजिटेबल्स फ्रूट्स का इस्तेमाल ज़्यादा कर सकते हैं। और हाँ, जहाँ पर हम स्वीटनर्स के ऊपर स्टिक हैं और डायबिटिक पेशेंट्स की भी बात कर रहे हैं, तो आपके फ्रूट की चॉइसेस भी फिर थोड़ी रैशनलाइज होनी चाहिए कि आपको बनाना, मैंगो, ग्रेप्स, इन चीज़ों को थोड़ा सबसाइड करना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे फ्रूट्स हैं जो बहुत ही प्योरीफाइड फॉर्म में ग्लूकोज या फ्रक्टोज रखते हैं। डॉक्टर्स तो ये कहते हैं कि अंगूर आपकी बॉडी में जाके उसको प्रोसेसिंग का ज़रूरत ही नहीं पड़ती, फ़ौरन ब्लड में जो है ना उसके शुगर्स मिक्स हो जाते हैं। वो इतने बेसिक मोनोसेक्राइड डाइसेक्राइड फॉर्मेशन में होते हैं, पॉलीसेक्राइड मतलब
फ़ौरन मिल जाते हैं, पॉलीसेक्राइड नहीं होते, कम्प्लेक्स नेचर के नहीं होते। तो हमें इस लिहाज से अपनी डाइट में जो फ्रूट्स हैं उनको भी लेस शुगर फ्रूट्स कंज्यूम करने चाहिए। और अगर आपका फिर भी दिल करता है कि आपने बनाना खाना है या मैंगो खाना है तो उनको फुली राइपेंड फॉर्म में मत खाएं, थोड़े कम स्वीट वाले लेवल पे खा लें ताकि उसमें शुगर्स उतनी डेवलप ना हुई हों। मैम अक्सर ये कहा जाता है कि आप जो कार्बोहाइड्रेट्स ले रहे हैं या फैट्स ले रहे हैं उसने भी बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाना है, तो इस वजह से लोग जो हैं जो फिटनेस जर्नी को ज़रा देखते हैं या जो अपना ज़रा फिटनेस का ख्याल रख रहे होते हैं वो फिर उस तरह अपने माइनस कर देते हैं शुगर को अपनी डाइट से, डिज़र्ट्स नहीं खाते, जो नेचुरली स्वीट चीज़ें होती हैं उनको भी नहीं खाते उस तरह। तो क्या ये प्रैक्टिस ठीक है या नहीं ठीक? ठीक है, क्यों नहीं ठीक है सर। देखिए ठीक है। बड़े बूढ़े ये कहते हैं कि हर चीज़ फीकी खाई जा सकती है, चाय फीकी पी जा सकती है, खीर फीकी नहीं खाई जा सकती, ठीक है ना। खीर को तो आप मीठा करेंगे तो अपना जो पोर्शन साइज है उससे लिमिटेड कर लें। ठीक है। आप ये ना समझें कि आपने पूरी प्लेट ही भर के खानी है, आप 2 चम्मच खीर खा लें, ये इतनी मुज़र नहीं है। ठीक है। इसीलिए जो है ना आप अगर इस पे रहेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी चीज़ आपको नुकसान दे सकती है। और आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करें लेकिन उसकी भी रिकमेंडेड डेली इनटेक के अंदर रह के। और ये मैंने नहीं कोई रिकमेंडेड डेली इनटेक इसकी सेट की या कोई मेरे साथ बाकी साइंटिस्ट ने नहीं की सर, ये इसकी लाइफ लॉन्ग रिसर्च होती है। मार्केट में अगर कोई प्रोडक्ट आपको शेल्फ पे मिलती है ना, जैसे मैं एग्जांपल देती हूँ, एवरीडे आप जाते हैं, आप उठाते हैं, कहते हैं ये हम टी वाइटनर के तौर पे कंज्यूम कर रहे हैं, वो हो सकता है आपके लिए एवरीडे या एक चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, लेकिन उसके बैक देखा जाए मुमकिन है कि वो प्रोडक्ट डेवलप होने में पीछे 10 साल की रिसर्च हो। तो ये चीज़ें इसमें ज़रूरी हैं कि आप जो है ना अपनी लिमिट में रह के कंज्यूम करें। तफसीलन नाज़रीन इस पर मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। इस वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम डाइट के हवाले से गुफ्तगू कर रहे थे। हम जानने की कोशिश कर रहे थे कि आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं वो क्या मुज़र सेहत हैं या इसके बारे में जो मिथ्स हैं उनको ज़रा हम बहस करने की कोशिश कर रहे थे। मैम, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के बारे में एक और बहुत बड़ी मिथ ये है कि अगर आप इसको डाइट में इस्तेमाल करते हैं, बेशक थोड़ा सा भी इस्तेमाल करें, तो ये कैंसरस हैं, कैंसर कॉजिंग है। तो क्या ये मिथ है या वाकई ही इसमें कोई रियलिटी भी है? सर, अब तक की जो रिसर्च है उसके अंदाजे से बात की जाए तो इतनी भी ज़्यादा ये करेक्ट बात नहीं है। क्योंकि मैं ये कहना चाहूँगी कि आर्टिफिशियल स्वीटनर का जो एकदम से इनकलाब आया ना, ये कोई बहुत पुराना नहीं है। अभी से हमारी जो जनरेशन है उसने इसको कंज्यूम करना शुरू किया है। कोई एक दहाई या 2 दहाइयों की बात की जाए, इसके पीछे रिसर्च जो ना बहुत लंबी होगी तो हमें पता चलेगा कि एक इंसान ने 10 साल यूज़ की या 20 साल यूज़ की, उसके बाद उसके क्या साइड इफ़ेक्ट आए। तो आर्टिफिशियल स्वीटनर कैंसर काजिंग नहीं है इतना, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट ये हैं कि आपको ये ड्राउजीनेस दे सकता है, आपकी बॉडी में एक तरह से हैवी मेटल की एक्यूमुलेशन इससे ज़्यादा हो सकती है। जो बंदा ज़्यादा आर्टिफिशियल स्वीटनर कंज्यूम करता है वो एक ऐसी नेचर के कंपाउंड हैं जो कि हमारी बॉडी के फैटी जो टिश्यू है ना उसके अंदर जाके एक्यूमुलेट हो जाते हैं, छुप जाते हैं, उसमें घुस जाते हैं। और उसके बाद वक्तन फ़क्तन वो हमारे सलाइवा के साथ, आपने फील किया होगा, एक आपको मेटेलिक सा टेस्ट आपके सलाइवा में फील होता है, तो वो एक्यूमुलेट होते रहते हैं। वो सिर्फ हमारे सलाइवा में नहीं होते, जहाँ जहाँ आपकी बॉडी में वाटरी सब्सटेंस है वहाँ एक्यूमुलेट होते हैं। वो हमारे ब्रेन में भी एक्यूमुलेट होते हैं, वो हमारे हार्ट, किडनी और हर जगह एक्यूमुलेट होते हैं। तो इस लिहाज से जो है ये कह सकते हैं कि मुज़र सेहत है अगर हम अपनी लिमिट को क्रॉस करें। लिमिट में रह के भी मैं कहती हूँ कि यूज़ करें, अगर डेली बेसिस पे कंज्यूम करेंगे तो भी ये नुकसानदेह ही है, क्योंकि एक चीज़ जो अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के साथ मैचिंग नहीं बनाई, हम उसको कंज्यूम करेंगे, नुकसान तो होगा। जी मैम, इनका जो जायका है वो कहा जाता है कि आपके शुगर दूसरी जो हमारी नेचुरल शुगर है बिल्कुल वैसा ही है। यूजुअली जो इस्तेमाल करते हैं वो कहते हैं कि जी ये उससे थोड़ा सा ज़्यादा हमें मीठा महसूस होता है। क्या इस तरह में है? क्या इसकी जो जायके को रखा जाता है आम लोगों के लिए जिनका स्वीट टूथ होता है वो फिर इसके एडिक्ट भी हो जाते हैं? क्या इसमें कुछ इस तरह के अनासर भी मौजूद हैं कि ये एडिक्टिव हो जाएँ, फिर जिस तरह शुगर हमारे लिए एडिक्टिव है? अगर आपको लगता है कि आप कंज्यूम कर रहे हैं ये आर्टिफिशियल स्वीटनर और आप इतना भी कंज्यूम कर रहे हैं, आपको मीठे की सेटिस्फेक्शन भी हो रही लेकिन वेट आपका गेन नहीं हो रहा, तो आप उसको अपनी एक रूटीन बना लेंगे। तो इस लिहाज से मैं कह सकती हूँ कि साइकोलॉजिकली इसको आप एडिक्टिव कह सकते हैं। अदरवाइज इसमें ऐसा कोई कंपाउंड नहीं है कि जिसके बगैर आप जो है ना तड़पने लग जाएं कि जी ये मुझे लेना ही लेना है, इसमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है। कहते हैं कि साइंटिस्ट जितना हम लोग रिसर्च आप ज़्यादा इस बेहतर इस मिथ को बस कर सकती हैं कि जब आप शुगर लेते हैं या आर्टिफिशियल स्वीटनर ख़ास तौर पर लेते हैं तो जो एक डोपामिन रश आपको मिलता है वो बिल्कुल वैसा ही है जो किसी आप ड्रग को ले रहे हैं तो उस तरह का एक डोपामिन रश होता है, ख़ास तौर पर आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के हवाले से।
सर इसमें मैं ज़्यादा नहीं कहूँगी कि उसके हवाले से मैंने कोई रिसर्च नहीं पढ़ी है, तो लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि मीठा जो नेचुरल स्वीट्स है ना, उसको खा के आप ज़्यादा डोपामाइन और ये आपकी बॉडी के अंदर प्रोड्यूस होता है और आप खुशी महसूस करते हैं, तो ये शुगर्स के साथ लिंक है, जो आपका कार्बोहाइड्रेट है उसके साथ लिंक है, आर्टिफिशियल स्वीटनर के साथ ये नहीं है उसका। अभी मज़ीद आप क्या बेहतरी इसमें देख रही हैं? आर्टिफिशियल स्वीटनर्स जो हैं, जैसे आप बता रही हैं कि 10 साल या तकरीबन 15 साल एक रिसर्च चाहिए होती है जानने के लिए कि क्या ये मुज़र सेहत हैं या नहीं है, लेकिन अगर आवाम जो है वो इसको बहुत तेज़ी से इस्तेमाल करना शुरू कर देगी, तो क्या इससे भी इज्तनाब करना चाहिए या परफेक्टली फ़ाइन है हमारे बॉडी के लिए अभी के तौर पर इसको इस्तेमाल करें, रूटीन के मुताबिक इस्तेमाल करते रहना चाहिए? सर इसमें ये है कि बहुत सारे अदारे जिसमें हमारी अपनी यूनिवर्सिटी भी शामिल है, हम इन चीज़ों के ऊपर तहकीक कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। हमारी बहुत सारे जो बच्चे हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल के और PhD डॉक्टरेट लेवल के, हम इन चीज़ों को फूड प्रोडक्ट्स के अंदर ऐड करके इनकी बायोलॉजिकल स्टडी की तरफ लेके जा रहे हैं कि हम देखें कि इनका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या आता है। इवन मतलब अगर उनको ना भी देखा जाए, आप मार्केट में जितनी भी बबल गम्स वगैरह परचेज़ करते हैं और ये जो आप मफ़िन कपकेक्स वगैरह परचेज़ करते हैं, अगर हम इसमें शुगर ही ऐड करने लगे तो शुगर विद द पैसेज ऑफ टाइम टेक्निकली देखा जाए तो वो क्रिस्टलाइज्ड हो जाती है। इसमें ये आर्टिफिशियल स्वीटनर डले होते हैं, लेकिन चूंकि ये बहुत लो लेवल में डले होते हैं इसलिए नुकसानदेह नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर हम एक मॉडरेशन लाइन और इत्तेदाल के साथ चलें तो ये ठीक है। और मैम अगर ये आप रिसर्चेस की बात करी हैं पाकिस्तान में, क्योंकि कहा जाता है उस तरह की लेवल की रिसर्चेस नहीं हो रही हैं, आपने यूनिवर्सिटी के बारे में बात की, बिल्कुल हमें ज़रा ब्रीफली बताइएगा आपकी यूनिवर्सिटी किस तरह इस हवाले से रिसर्च करी है और क्या आप भी एक्टिवली पार्टिसिपेट करी हैं उन रिसर्चेस में? जी सर, इसमें मैं करंटली एक शुगर बोर्ड का प्रोजेक्ट भी रन कर रही हूँ, जो कि मेरा है कि मैंने शुगर केन जूस की वैल्यू एडिशन करनी है। ये शुगर केन जूस जो है वो हमारा नेशनल ड्रिंक है, शायद आपके नॉलेज में हो, तो इसकी जो शेल्फ लाइफ या इसकी कीपिंग लाइफ है ना वो बहुत कम है। तो मेरी जो रिसर्च है उसमें यह है कि मैंने इसकी शेल्फ लाइफ को एक्सटेंड करना है, ताकि जैसे आपको मैंगो जूस ओवर द सीजन मिलता है, आपको कम से कम 6 महीने शुगर केन जूस हाइजीनिकली पैक्ड जो है एसेप्टिक कंडीशन में मिले, क्योंकि जो हमारी रेडियो वगैरह पे मिलते हैं उसमें तो वो चीज़ें नहीं हैं, वो पी के उल्टा आपको लीवर के प्रॉब्लम्स ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा हमारी यूनिवर्सिटी में टारगेटेड बहुत सारी रिसर्चेज हो रही हैं। एक रिसर्च ऐसी भी है जिसके अंदर हम मीट का काउंटर पार्ट जो है ना वो क्रिएट कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर बात की जाए आर्टिफिशियल स्वीटनर्स की, तो उनको भी हम लेके आ रहे हैं, ऐसे कुकीज़ और बिस्किट्स डेवलप कर रहे हैं जो कि स्टीविया से डेवलप्ड है। स्टीविया मैं एक ऐड करूंगी, वो आर्टिफिशियल स्वीटनर नहीं है, वो नेचुरल है बाय नेचर। और अगर आप कंज्यूम करना चाहते हैं तो स्टीविया को अपनी लाइफ में ऑप्ट कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ सैकरीन। तहमीना साहिबा, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा काम हो रहे हैं, जैसे मैम शुगर के हवाले से बता रही हैं, आप जुडिशरी के हवाले से बता रही हैं कि काफ़ी ख़वातीन के हवाले से काफ़ी काम किए जा रहे हैं, बहुत स्पीडी जो है वो केसेस को रिजॉल्व कर दिया जाता है। इस वक्त अगर मैं आपसे पूछूं कि ज़मीन के इंतकाल के और हम विरासत के बारे में बात कर रहे थे, तो ज़मीन के इंतकाल और ऑफिस में क्या उधर भी कोई इकदाम उठाए जा रहे हैं या वहाँ पर अभी कोई मुश्किलात हैं? बिल्कुल लास्ट हमारे पास 30 सेकेंड हैं, फिर हम आपसे पैगाम लेंगे और इख्तिताम की तरफ जाएंगे प्रोग्राम का। ब्रीफली जवाब दीजिएगा इसका। जी, इसमें अगर हम देखा जाए कि न्यू इलेक्टेड जो अभी इलेक्शंस हो रहे हैं, न्यू उम्मीदवार आ रहे हैं, मेंबर पंजाब बार का जो अभी आपने पहले भी सवाल किया था, उसका मैं जवाब देना चाहूँगी कि उनका क्या रोल प्ले है। तो नए जो पहले के मेंबर पंजाब बार थे, उन्होंने भी काफ़ी हद तक ऐसे लोग जो कि तबके से आते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको भी इस हद तक सपोर्ट की जाती है मेंबर पंजाब बार की तरफ से। ठीक है। और उसमें जनरल सेक्रेटरी हो गए या हमारी वकला बरादरी में आमतौर पर ये है कि इसमें इस पेशे में आमतौर पर जो तबके से आते हैं जो फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं होते, तो उनको काफ़ी हेल्प दी जाती है, वो ऐसे एज लाइक फैमिली मेंबर की तरह। थैंक यू सो मच तहमीना मलिक साहिबा, आपने आज हमें बड़ा तफसीलन बताया कि जुडिशरी जो है वो इस हवाले से क्या क्या काम कर रही है, किस तरह ख़वातीन को जो है वो रिलीफ दिया जा रहा है। डॉक्टर अमरीन, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें आर्टिफिशियल स्वीटनर्स के हवाले से बड़ा आगाही दी। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं कि आज का प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा हमारे फेसबुक और इंस्टाग्राम पेजेस पे। इसी के साथ अपने मेज़बान तिहाम आज़म को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।